तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 231 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी यंग मास्टर सू के साथ उसके घर की तरफ जा रहा था जहाँ पर उसके गॉडफादर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक लड़का रोक लेता है जो कि बूजाओ का बेटा होता है जिसका नाम टैंकिंग होता है, सॉरी जिसका नाम किंग फैंग होता है। तो किंग फैंग उन्हें रास्ते में रोक लेता है और कहता है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर तुम मेरी बात सुने बिना जहाँ चले जाओगे तो मुझे लगता है कि मुझे जाकर स्कारलेट सू से बात करनी पड़ेगी और तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहो कि मैं जाकर उससे बात करूँ। वहाँ सुनते ही यंग मास्टर सू काफी गुस्सा हो जाता है। यंग मास्टर सू ने इस वक्त क्योंकि जुंजी का हाथ पकड़ा होता है, जुंजी एक लड़की की फॉर्म में होता है। तो किंग फैंग उसे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर उस स्कारलेट की जरूरत भी है, क्योंकि तुम तो लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस हो, तुम एक खूबसूरत लड़की को अपने साथ लेकर जा रहे हो। मैं जाकर स्कारलेट को किस करता हूँ या फिर उसके साथ सोता हूँ तो फिर तुम्हें इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात सुनने के बाद हमारा जुंजी यंग मास्टर सू से पूछता है मुझे ये बताओ कि ये लड़का कौन है, तुमसे इस तरह बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है। तो यंग मास्टर सू से उस लड़के के बारे में बताता है। वो उसे कहता है यहाँ पर एक एल्डर है जिसका नाम बूजाओ फैंग है, जो उसका बेटा है, नाम किंग फैंग है। ये हिमालय स्पिरिट राम के 9th लेवल पर है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमेशा एक टायरेंट की तरह ही यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा तंग करता है और ऊपर से अपने फादर के नाम पर ये सभी लोगों को बहुत ज्यादा बुली करता है, क्योंकि इसके फादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। अगर इसके फादर बूजाओ की बात की जाए तो वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। जियांग का वो राइट हैंड मैन है और उसके सारे काम करता है, जिस तरह वो उसे कहता है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ऊपर से वो जीनो जैंगराम के 6th लेवल तक पहुंच चुका है, यानी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियांग ने उसे यहाँ के बहुत सारे कामों में इंचार्ज बनाया हुआ है। तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो अब तुमने मुझे सारी बात बताई, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट है और इससे एरोगेंट होना भी चाहिए क्योंकि इसका बाप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग फैंग अपने पास अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है तुम दोनों वहाँ पर आपस में क्या मटरिंग कर रहे हो, तुम दोनों आपस में क्या बकवास कर रहे हो, मेरे सामने बात करके दिखाओ। इसके साथ ही हमारे जुंजी से कहता है खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें यहाँ पर मशवरा देना चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह के बेकार लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो तुम यहाँ पर इस लड़की को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, अगर तुम मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एक रात गुजार देती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी लड़के को मारूंगा। हमारा जुंजी अपने हाथ से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसकी तलवार के ऊपर अटैक करता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जब तलवार के ऊपर अटैक करता है तो किंग फैंग के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। जुंजी उसे कहता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। जुंजी उसे कहता है क्योंकि तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो और तुमने यहाँ पर हमारा रास्ता रोका है, तुम 7 स्टार वैली के ही एक रहने वाले हो, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथ तोड़ दो, अगर तुम अपने हाथ तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। क्योंकि सभी लोग जो कि साइड के ऊपर खड़े सारा तमाशा देख रहे होते हैं वो लोग कहते हैं ये लड़की कहाँ से आई है, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट लड़की है, इसे क्या लगता है कि ये बूजाओ के बेटे को हरा सकती है। फैंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है और हमेशा जहाँ पर सभी लोगों को बुली करता है, क्या ये लड़की वाकई में इसको बुली कर पाएगी। किंग फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ये कहने की मैं अपने हाथ तोड़ दूं। बड़ी स्पीड से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे, देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसके हाथ तोड़ता है। किंग फैंग जंप करते हुए उसके करीब पहुंचता है, बाकी के सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं। सभी लोग यहाँ पर रहे तो किंग फैंग गुस्से में कहीं हम सभी लोगों को भी ना मार दे। सभी लोग जब वहाँ से भागकर जा रहे होते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं चलो देखें तो सही कौन वहाँ पर मरा है। लगता है कि किंग फैंग ने उस बेचारी लड़की और साथ में उस यंग मास्टर सू दोनों को मार दिया है। वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर से धुआं हटने के बाद दिखाते हैं हमारे जुंजी अपने पास से पावर्स को रिलीज करते हुए को वहाँ पर पकड़ कर रखा होता है। उसने अपनी पावर्स के साथ उसको पॉइंट किया होता है और हवा में उड़ा होता है। तो किंग फैंग चला चलाकर उसे कह रहा होता है मुझे जाने दो, ये हो क्या रहा है, तुमने मुझे क्यों पकड़ कर रखा है, अगर तुमने मुझे मेरे साथ ये सब कुछ किया तो मेरे फादर बूजाओ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। मेरे फादर का नाम बूजाओ फैंग है और वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, सर जो भी पंगा लेता है वो हमेशा मरता है और तुम भी यहाँ पर मरने वाली हो। उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, तुम एक बेकार बाप के एक बेकार बेटे हो जिसने तुम्हें अच्छे से शिक्षा नहीं दी, तुम्हारे पास कोई भी नॉलेज नहीं और ना ही तुम्हारे पास मैनर्स है कि दूसरों के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेसन सिखाने वाली हूँ, जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे बाप के बिहाव पर तुम्हें कुछ तमीज सिखाने वाली हूँ। बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। तो मैं जुंजी से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बताने वाली हूँ, वो ये है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। किंग फैंग यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्ला चिल्ला कर उसे कहता है प्लीज मुझे मत मारना लड़की, प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जुंजी वहाँ पर अपनी मुट्ठी को बंद करता है। जैसे वो मुट्ठी को बंद करता है तो इसी के साथ ही किंग फैंग की बॉडी वहाँ पर शटर हो जाती है, उसके बॉडी के टुकड़े भी नहीं वहाँ पर बचते, उसकी पूरी की पूरी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या मास्टर किंग फैंग कहाँ पर चला गया, उसकी तो बॉडी भी डिसअपियर हो गई है। जुंजी उसके साथी से कहता है मेरा नाम मिस चू है, तुम्हारे यंग मास्टर किंग फैंग को मार दिया है, क्योंकि मैंने उसे मारा है तो जाकर अपने मास्टर बूजाओ को बता देना, अगर वो उससे बदला लेना चाहता है तो किंग चैंग पवेलियन में पहुंच जाए, मैं वहीं पर उसका इंतजार करूंगी। तो मैं जुंजी यंग मास्टर सू से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं क्या ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, दिखने में तो ये बहुत ज्यादा सिंपल लगती है, इसने किंग फैंग को मार दिया, अगर इसने किंग फैंग को मारा तो उसका फादर बूजाओ इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वो इस लड़की से बदला लेने के लिए जरूर आएगा। यंग मास्टर सू सोच रहा था हालांकि मैंने जुंजी की अपीयरेंस को चेंज करवा दिया, मैंने इसका हुलिया चेंज करवाया, लेकिन फिर भी मुश्किल हमारा पीछे ही नहीं छोड़ी, यहाँ पर फिर से हमारे पर अटैक हुआ है। वो दोनों वहां चलते हुए आगे बढ़ आते हैं। तो रास्ते में चलते हुए हमारा यंग मास्टर सू हमारे जुंजी से कहता है हम लोग पहुंच चुके हैं, सामने किंग चैंग पवेलियन है, हम लोग बस वहाँ पर पहुंच ही आए हैं। जुंजी वहीं पर रुकता है और उसे कहता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने वहाँ पर किंग फैंग को मार डाला, किंग फैंग को मारा जिसकी वजह से अब मैंने बूजाओ फैंग को ऑफेंड कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये इनअप्रोप्रिएट है? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन
लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। यंग मास्टर सू से कहता है नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इस बात से थोड़ा बहुत शॉक्ड और कंफ्यूज था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो ठीक ही किया होगा, क्योंकि तुम हमेशा ठीक कहते हो, बिना किसी वजह के तुमने उसको मारा तो नहीं होगा। चुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था मिस्टर सू वाकई में एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है, इसके पर भरोसा कर सकता हूँ। मैंने इसके सामने उसकी जान ली, लेकिन फिर भी इसे मेरे पर जरा भी शक नहीं है, कहीं मैं इसका काम बिगाड़ ना दूं। मैं जहाँ पर इसकी मदद करने के लिए आया हूँ, मुझे पता है कि मैं इसकी मदद ही करूंगा। मैं जहाँ पर 7 स्टार वैली वालों की मदद करूंगा ताकि ये इस मुश्किल वक्त से निकल सके। तो ये दोनों चलते हुए अपने किंग चैंग पवेलियन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सामने स्कारलेट होती है। तो ये दोनों स्कारलेट को हेलो बोलते हैं। तो स्कारलेट भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, और शुंजी को तो वो क्योंकि पहचान नहीं सकती, वो उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। यंग मास्टर सू से कहती है तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है, जल्दी से बताओ कि तुम किस लड़की को अपने साथ लेकर आए हो। मास्टर सू से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त हमारा शुंजी अपनी अपीयरेंस को चेंज करता है और उसे कहता है दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ स्कारलेट, तुम कैसी हो। स्कारलेट उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है यंग मास्टर ये तो तुम थे, ये तो समझ नहीं आ रही कि तुम वेंजियान पवेलियन के सेक्टर पैट्रियार्च हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक लड़की बनकर चले आए। मास्टर सू से कहती है तुमने इसको इस तरह कन्विंस कैसे कर लिया। इसी में रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर फू अपने बेड के ऊपर बैठे और रेस्ट कर रहे होते हैं। यंग मास्टर सू के पास आता है, उसे कहता है गॉडफादर मैं वापस आ गया। तो गॉडफादर भी अपनी आंखें खोलते हैं और सामने की तरफ देखते हैं। हमारा शुंजी उसे देखते ही पहचान जाता है कि इसको क्या बीमारी है। तो मास्टर फू से कहते हैं यंग मास्टर लाउड तुम यहाँ पर हमारे लिए आए, तुम्हें प्रॉब्लम में डाला, इसके लिए प्लीज हमें माफ करना। हमारा शुंजी से कहता है मास्टर फू आपको यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मास्टर सू और स्कारलेट ये दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मुश्किल वक्त में इन दोनों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। शुंजी कहता है जबकि इन्होंने मुझे यहाँ पर मदद के लिए बुलाया है, तो फिर मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। तुम्हारा शुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वो अपनी ओरा को मास्टर फू की बॉडी के अंदर भेजता है। जैसे ओरा मास्टर फू की बॉडी के अंदर जाता है, उन्हें पेन होना स्टार्ट होता है। हमारे शुंजी को वहीं पर पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर क्या मसला है। मास्टर सू हमारे शुंजी से कहता है लॉर्ड तुम इनकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एनर्जी को नहीं डाल सकते, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इनको बहुत ज्यादा हट कर रही है, इनकी स्पिरिचुअल वेज जो है वो ब्रोकन हो चुकी है, इसी वजह से ये एक्सटर्नल फोर्स को अपनी बॉडी में फेस नहीं कर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मास्टर फू से कहते हैं बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतनी थोड़ी बहुत एनर्जी को तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। एनर्जी जब उनकी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारा शुंजी कहता है समझ आ गई कि इनको क्या है, वो उसकी बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को वापस बुला लेता है और मास्टर फू वहाँ पर बैठकर उसकी एनर्जी को कल्टिवेट कर रहे होते हैं। इसके साथ ही मास्टर फू वहाँ पर नीचे गिरने लगते हैं। तो यंग मास्टर फू भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे सहारा देता है। वो शुंजी से पूछता है मास्टर युन मुझे बताओ कि इनको क्या बीमारी है, क्या तुम्हें पता चला। शुंजी मास्टर फू से कहता है मास्टर फू जब वो फ्लोटिंग माउंटेन जहाँ पर अपीयर हुई थी तो मैंने सुना है कि आप उस माउंटेन के अंदर गए थे, तो मुझे ये बताएं उस माउंटेन के अंदर जाने के बाद आपने वहाँ पर कुछ देखा था, आपने क्या देखा था। मास्टर फू से कहते हैं वैसे मुझे याद तो नहीं है मैंने इस डिवाइन माउंटेन के ऊपर जाकर क्या देखा था। वो डिवाइन माउंटेन वाकई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल हो रहा निकल रहा था। ऑर्डिनरी लोगों के लिए वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर कुछ लोगों के साथ गए थे, मैं और एल्डर जियांग हम दोनों ही उस माउंटेन के अंदर एंटर हुए थे, सिर्फ हम दोनों एंटर हो पाए थे। हम दोनों वहाँ पर एंटर हुए, उसी वक्त सामने से कुछ गोल्डन कलर का ओरा था, वो गोल्डन ओरा सिर्फ मेरी तरफ आया। वो गोल्डन ओरा मेरी तरफ आया, उसी वक्त मुझे बहुत ज्यादा पेन महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उस माउंटेन से बाहर निकल चुका था, उस माउंटेन ने मुझे खुद ही उठाकर बाहर फेंक दिया। शुंजी कहता है मुझे आपकी बीमारी की समझ आ गई है। मैं शुंजी को बताता है इस माउंटेन को माउंटेन मीडियन कहा जाता है। कहता है मास्टर फू जब आप उस माउंटेन के अंदर गए थे वहाँ पर से एक पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, एक पैरासाइट जिसे गोल्डन बग कहा जाता है। वो इस वक्त आपके दिमाग के ऊपर है, वहीं पर बैठकर वो अपनी स्पिरिचुअल सी को आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रहा है, की वजह से आपकी स्पिरिचुअल पावर कोलैप्स हो चुकी है। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इस बात का क्या मतलब है कि हमारे गॉडफादर की माइंड के अंदर इस वक्त एक गोल्डन बग एक छोटा सा कीड़ा है जो कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 231 का एंड करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 232 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंजी उन लोगों को बताता है कि मास्टर फू को क्या बीमारी है। वो कहता है कि ये माउंटेन मीडियन के अंदर गए थे जहाँ पर से गोल्डन लाइट के जरिए से इनकी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट चला गया है जिसको गोल्डन बग कहा जाता है, जो कि इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी ये यूज नहीं कर पा रहे, तो वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो हमारा शुंजी को बताता है कि वो गोल्डन बग एक एंशिएंट इंसेक्ट है, गार्डियन स्पिरिट है उस माउंटेन मीडियन का। वहाँ पर जाता है वो उसे बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर वो गोल्डन पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर चला जाए तो वो उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को ईट अप कर जाता है। ये उस माउंटेन को बचाने के लिए है ताकि वहां पर जो लेगेसी की पावर है उसको बचाया जा सके। यहाँ पर थोड़ी देर पहले अपने स्वर्ड इंटेंट को यूज किया था ताकि आपकी बॉडी के अंदर जाकर उस स्वर्ड इंटेंट के साथ मैं चेक कर सकूं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या मसला है। तो मुझे वहां पर पता चला कि आपकी बॉडी के अंदर वही गोल्डन बग है जो कि इस वक्त आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव है। यंग मास्टर सू से कहता है तो अब मुझे ये बताओ कि इस गोल्डन बग का नुकसान क्या है, गोल्डन बग इनकी बॉडी के अंदर अगर रहेगा तो फिर क्या होगा, क्या ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। से कहता है मीडियन गोल्डन बग, गोल्डन बग एक बहुत ही
खतरनाक पैरासाइट है। जब ये किसी की बॉडी के अंदर जाता है तो ये अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली हाइड कर लेता है और उसकी बॉडी के अंदर अगर तुम उसको ढूंढना भी चाहो तो काफी मुश्किल है, उसको ढूंढ नहीं सकते। यहाँ तक कि एक मार्शल एम्परर अगर उसकी बॉडी के अंदर भी ये पैरासाइट चला जाए तो वो मुश्किल के साथ इसको अपनी बॉडी से निकाल पाएगा, यहाँ तक कि वो निकाल ही नहीं पाएगा अगर उसे सही तरीका ना पता हो। निर्वाणा राम का जो एक्सपर्ट होता है वो तो कभी भी अपनी बॉडी के अंदर से इस पैरासाइटिक इंसेक्ट को नहीं निकाल सकता, ताकि ये पैरासाइटिक इंसेक्ट अंदर से उसकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन न कर जाए और उसकी बॉडी वहां पर मर न जाए। ठीक है, जिसकी बॉडी के अंदर ये कीड़ा घुसा हुआ है वो बंदा ना मर जाए। तो ये बात सुनते ही वो दोनों को बड़ा झटका लगता है। स्कारलेट और यंग मास्टर सू दोनों से कहते हैं क्या तो इसका मतलब यह कि ये लोग यहाँ पर यानी हमारे गॉडफादर यहाँ पर मर जाएंगे। जुंजी उनसे कहता है ये तो सभी लोगों को पता होगा कि जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, यानी जहाँ पर कोई ज्यादा इनाम हो या जहाँ पर ज्यादा इनाम होता है वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर ज्यादा ट्रेजर होगा वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा होगा। पहले कई हजार साल में माउंटेन मीटियान के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जा चुके हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर इसी पैरासाइटिक इन्फेक्ट की वजह से मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट उनकी बॉडी के अंदर जाता है और उनकी एनर्जी को डिप्लीट कर देता है। लेकिन अभी तक कोई भी माउंटेन मीटियान के ऊपर से लेगेसी की पावर को नहीं ले सका। स्कारलेट कहती है यहाँ तक एक मार्शल एम्परर भी इस कीड़े को अपनी बॉडी के अंदर से नहीं निकाल सकता, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे जो पैट्रियार्च हैं यानी कि हमारे सेक्टर लीडर ये मरने वाले हैं, अब इनको कौन बचाएगा। मास्टर सू कहता है तो अब हम लोग यहाँ पर और क्या कर सकते हैं। मास्टर फू कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी थी, यही मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत में इसी तरह मरना लिखा था। मास्टर सू आगे से रोना शुरू कर देता और कहता है गॉडफादर ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको ऐसे नहीं मरने देंगे। जुंजियन से कहता है तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा उदास क्यों हो रहे हो, मैंने कहा कि मार्शल एम्परर भी इसे अपनी बॉडी के अंदर से नहीं निकाल सकता, मैं तो निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से मैं इस को बॉडी के अंदर से निकाल सकता हूँ। शायद मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया। तो दोनों की बात सुनने के बाद कहते हैं तुम ये पहले क्यों नहीं बता सकते थे कि तुम इस कीड़े को बॉडी के अंदर से निकाल सकते हो। तो थोड़ी देर के बाद मैं जुंजियन से कहता है चलो अब मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से कीड़े को निकालने वाला हूँ। तो मास्टर फू से कहता है मास्टर फू आपको अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने स्पिरिचुअल सी को ब्लॉक करना होगा और अपनी 5 सेंसेस को भी ब्लॉक कर दो। मैं यहाँ पर उस कीड़े को निकालने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालूंगा। जुंजी अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके माथे के अंदर डाल देता है। मास्टर फू वहाँ पर अपनी 5 सेंसेस को बंद करके बैठे होते हैं, साथ ही अपने स्पिरिचुअल स्लीप को भी ब्लॉक करके। जिनकी एनर्जी जैसे उनकी बॉडी के अंदर जाती है तो मास्टर कहते हैं स्पिरिचुअल पावर वापस आ गई, मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस रिकवर हो रही है। जुंजी ने उसके माथे के अंदर अपनी एनर्जी को डालकर उस कीड़े को बाहर निकाल लिया होता है। वो कीड़ा इस वक्त उसकी मुट्ठी के अंदर होता है। तो मास्टर सू और मास्टर स्कारलेट दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। हमारा जुंजी अपनी मुट्ठी को खोलता है और उनसे कहता है जहाँ पर देखो यही वो मीटियान गोल्डन बग है, यही वो कीड़ा है जो उनके बॉडी के अंदर था। मास्टर सू से कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक कीड़ा है, हालांकि दिखने में इतना ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। ये कीड़ा मेरे मास्टर की बॉडी के अंदर रहता तो मास्टर तो मर जाते। हमारे जुंजी के हाथ में जो कीड़ा होता है वो अपने आप अचानक से वहां से गायब हो जाता है। स्कारलेट उसे कहती है ये क्या, ये कीड़ा अपने आप से यहाँ पर गायब कैसे हो गया, ये कहाँ पर चला गया। तो हमारा जुंजी उनसे कहता है ये कीड़ा बाहर नहीं रह सकता, मीटियान के अंदर से ये डायरेक्टली किसी की बॉडी के अंदर जाता है और अगर जब बॉडी के अंदर से इसे बाहर निकाला जाता है उसी वक्त ये डेसिपेट हो जाता है, ये खुद बहुत मर जाता है या गायब हो जाता है। हमारा जुंजी में बताता है कि अपनी लास्ट लाइफ में मैंने इस कीड़े के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया था, मैंने इसको स्टडी किया ताकि मैं माउंटेन मीटियान के बारे में जान सकूं। कीड़े की मदद से मैंने माउंटेन मीटियान के बारे में काफी कुछ जाना था, लेकिन फिर भी मैं उस माउंटेन के अंदर जाकर भी वहां पर से लेगेसी की पावर को नहीं ले सका था, क्योंकि मुझे वहां पर लेगेसी की पावर कभी मिली ही नहीं, हालांकि मैं कितनी बार उस माउंटेन के अंदर जा चुका हूँ। मास्टर सू ठीक होने के बाद मैं जुंजी से कहते हैं मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर आकर मेरी मदद की है। मिस्टर लाउड तो वाकई में बहुत बड़ी मदद हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं तब तक मर चुका होता, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यंग मास्टर सू से कहता है यंग मास्टर लाउड मेरे गॉडफादर और इसके साथ साथ एल्डर जियान वो दोनों एक साथ उस माउंटेन मीटियान के ऊपर गए थे, तो वहां पर एक साथ जाने पर और सिर्फ मेरे गॉडफादर की बॉडी के अंदर ये पैरासाइट क्यों आया है, उनकी बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, जबकि उनको काफी ज्यादा पावर्स भी मिली हैं और निर्वाणा राम के एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो मेरे गॉडफादर बीमार होकर बिस्तर पर पड़े थे। तुम्हारा जुंजी से कहता है मिस्टर फू मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वहां पर और कुछ याद है, जब तुम दोनों वहां पर गए थे तो वहां पर मुझे कोई और बात बताओ कि तुम्हें वहां पर और क्या दिखा था। मास्टर फू से कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है कि वहां पर क्या हुआ था। मास्टर फू से कहते हैं मुझे ये तो नहीं याद कि वहां पर क्या हुआ था, मुझे बस इतना पता है कि मेरी तरह उसके बॉडी के अंदर में पैरासाइट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अटैक नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर अटैक हुआ था। जुंजी कहता अब इस बात का क्या मतलब है कि सिर्फ तुम्हारे पर अटैक हुआ, उसके पर अटैक नहीं हुआ। मास्टर फू से कहते हैं मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ क्योंकि जब हम दोनों उस माउंटेन से वापस आए मुझे वो वापस घर लेकर आया था। वापस आने के बाद उसने मुझसे पूछा था कि जब हम लोग माउंटेन के अंदर एंटर हुए थे क्या मुझे वहाँ पर एक गोल्डन स्प्रिंग दिखाई दिया था, गोल्डन पानी का एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया था। वहाँ पर गोल्डन स्प्रिंग की तो बात की थी, लेकिन उसने वहाँ पर गोल्डन लाइट की बात नहीं की थी, जो गोल्डन लाइट मेरी माइंड के अंदर आकर लगी थी। इसका मतलब यह है कि उसने वहाँ पर कुछ और एक्सपीरियंस किया था, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया था वैसा नहीं था। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि मास्टर जियांग को वहाँ पर लेगेसी की पावर मिल गई है। वहाँ पर गोल्डन स्प्रिंग को देखा, गोल्डन स्प्रिंग यानी कि एम्परर मीटियान की वो सारी की सारी लेगेसी की पावर्स उस गोल्डन स्प्रिंग के अंदर होंगी। गोल्डन स्प्रिंग के पास से उसे निर्वाणा राम की पावर्स मिली है, क्योंकि जब वो वहाँ पर एंटर हुआ था तब वो निर्वाणा राम का एक्सपर्ट नहीं था। वहाँ जुंजी से कहता है अगर मास्टर जियांग को वहाँ पर से पावर्स मिली है तो इसका मतलब यह है कि वो दोबारा उस माउंटेन के ऊपर जरूर जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला, वो दोबारा से माउंटेन पर जाएगा और वहाँ से पावर को हासिल करेगा जब तक कि वो एम्परर राम में ना पहुंच जाए। कि मुझे उसके ऊपर नजर रखना होगी, साथ ही मुझे उस सीक्रेट राम में एंटर होने का रास्ता भी ढूंढना होगा। इसी वक्त उन्हें
बाहर से आवाज आती है। कोई उनसे कहता है जिसने मेरे बेटे किंग फैंग की जान लिया वो जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाए, मैं यहाँ पर उसको मारने के लिए आया हूँ। तो यंग मास्टर सू कहता है ये तो बू जाओ फेंग है, बू जाओ फेंग यहाँ पर वाकई में चला आया, वो तो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आया है। मास्टर सू कहते हैं क्या वो बदला लेने के लिए आया है, अब इस बात का क्या मतलब है। मास्टर सू अपने गॉडफादर को बताता है कि रास्ते में क्या हुआ। वो कहता है जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे किंग फैंग ने हमें रास्ते में रोक लिया था और रास्ते में रोककर उसने हमारे साथ काफी बुरी तरह से व्यवहार किया और साथ ही वो स्कारलेट के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था। मास्टर लाउड क्योंकि एक लड़की बने हुए थे और इसको भी उसने बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया, जिसकी वजह से यंग मास्टर लाउड ने उसको मार डाला। स्कारलेट उनसे कहती है वो वाकई में एक बहुत ही घटिया इंसान था, उसकी सोच भी बहुत ज्यादा गंदी थी, वो हमेशा मुझे गंदी नजर से देखता था, अपने फादर की पावर्स के ऊपर रिलाई करते हुए वो हमेशा दूसरों को बुली किया करता था। मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर मरा है तो अपनी हरकतों की वजह से मरा है, तो वो डिजर्व करता था यहाँ पर मरना। मिस्टर फू कहते हैं जब से मैं बीमार हुआ हूँ हमारी ग्रीन सिटी ये बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, हमारी 7 स्टार वैली के हालात खराब होते जा रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी रिकवर करके दोबारा से गद्दी के ऊपर बैठना होगा, मैं हालात को दोबारा से पहले जैसा कर सकूं। तो महाशुंजी मास्टर फू से कहता है मास्टर फू अब जबकि ये मसला मेरी वजह से खड़ा हुआ है तो क्यों ना मैं जाकर इस मसले को निपटा कर आता हूँ, आप सभी लोग यहीं पर रहे, मैं इस मसले को हल करके आता हूँ। महाशुंजी फिर से अपनी अपीयरेंस को चेंज करता है, महाशुंजी अपनी अपीयरेंस को चेंज करता है और बाहर निकल आता है। बाहर पहले से बू जाओ फेंग वहाँ पर इंतजार कर रहा था और कहता है जल्दी से बाहर आ जाओ, जिसने भी मेरे बेटे की जान ली है मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कौन है वो। सामने की तरफ देखता है तो महाशुंजी वहाँ से लड़की बनकर बाहर निकलता है और उसे कहता है तुम्हारा शुंजी लड़की बनकर बाहर निकलता है और उसे कहता है तुम्हारा बेटा तो बहुत ज्यादा रूड था, इसी वजह से वो मारा गया, लेकिन उसका बाप तो उससे भी ज्यादा रूड है, तुम यहाँ पर किस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो। बू जाओ फेंग हमारे शुंजी को वहाँ पर देखकर कहता है क्या तुमने मेरे बेटे की जान ली है, तुम तो एक लड़की हो। शुंजी से कहता है हाँ मैंने ही तुम्हारे बेटे की जान ली है, तुम यहाँ पर जो भी करने के लिए आए जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए तो चलो जल्दी से मुझे मारो। बू जाओ फेंग उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है लड़की तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और साथ ही तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं बू जाओ फेंग तो जिन और जैंगराम के 6 लेवल पर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो हमारे लाउड को डायरेक्टली मारना चाहता है, उसने तो इसके ऊपर अटैक भी कर दिया है, अब क्या होगा। स्कारलेट कहती है बू जाओ फेंग अपने जिन और जैंगराम के 6 लेवल पर है और उसके हाथ में जो किंग लेवल का वेपन है वो 5th लेवल का है, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है, वो तो एक माउंटेन को भी इस एनर्जी के साथ काट सकता है। क्या यंग मास्टर लाउड उसके सामने बच पाएगा। वो अटैक सीधा हमारे जुंजी की तरफ आके पड़ रहा था, जबकि हमारा जुंजी कहता है मैंने अपने विंटाइन आर्म गार्ड के अंदर 2 क्रिस्टल्स और ऐड करने के बाद अभी तक उसकी पावर्स को जांच कर नहीं देखा, तो चलो इस पर अपनी पावर्स को ट्राई करके देखते हैं कि मेरी पावर्स कितनी ज्यादा बड़ी हैं। अब हम लोग अपनी एपिसोड 232 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर बू जाओ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किंग चैंग पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमारा शुंजी लड़की की फॉर्म में बाहर निकलता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर जो भी करना है वो जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे इंसान के लिए वेस्ट करने के लिए। मास्टर बू जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपनी तलवार के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे शुंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं पर शुंजी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मास्टर बू जाओ तो जिन और जैंगराम के 6 लेवल तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही पावरफुल इंसान है, शुंजी बच पाएगा, क्या हमें उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा शुंजी वहाँ पर सामने खड़ा होता है तो सामने से एनर्जी उसकी तरफ आ रही होती है। हमारा शुंजी कहता है काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं भी यहाँ पर अपने विंटाइन आर्म गार्ड के अंदर 4 क्रिस्टल्स को ऐड करने के बाद अब उसकी पावर्स को जांचने वाला हूँ, चलो देखते हैं कि उसकी पावर्स कितनी ज्यादा बड़ी हैं। शुंजी वहाँ पर अपने विंटाइन आर्म गार्ड को अपने बाजू के ऊपर पहन लेता है, साथ ही पावर्स को इंक्रीज करते हुए अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, तो सामने की तरफ से आने वाली स्ट्राइक को वो सिर्फ एक ही हाथ के साथ ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर मास्टर बू जाओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वो उसे कहते हैं तुम तो वाकई में एक बहुत ही एरोगेंट लड़की हो, और तुम यहाँ पर मेरी रेड फ्लेम्स को ब्लॉक करना चाहती हो तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर मेरी डिवेलिंग स्वर्ड फ्लेम्स को ब्लॉक करके दिखाओ। एनर्जी को रिलीज करते हुए फिर से अपनी फुल पावर के साथ उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो और ज्यादा प्रेशर को वहाँ पर बढ़ा देते हैं, वहाँ पर थंडर बॉल्स में निकल रहे होते हैं, तुम्हारे शुंजी की पावर्स को वहाँ पर ब्लॉक कर लेते हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर से सारी की सारी पावर्स डेसिपेट हो जाती है, और पावर्स के डेसिपेट होने के बाद हमारे शुंजी के हाथ में उसकी तलवार होती है, आसानी के साथ उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता है। मास्टर बू जाओ और भी हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुमने सिर्फ एक ही हाथ के साथ मेरी तलवार को पकड़ लिया। शुंजी उसे कहता है तुम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और तुम्हें मेरी पावर्स का क्या अंदाजा होगा। शुंजी अपने हाथ के साथ उसको पीछे की तरफ झटका देता है। मास्टर बू जाओ जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटते हैं और उसे कहते हैं ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, आखिर तुम कौन हो, तेरे पर सिर्फ एक काम सी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। शुंजी अपने पास से अपनी वुडन सोल सेप्टर को बाहर निकालता है और उसे कहता है वक्त आ चुका है इस सबको खत्म करने का। सेप्टर को वहां पर घुमाता है और उसके अंदर से सोल एनर्जी को रिलीज करता है। जो वो अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करता है तो उसके अंदर से कलर की फायर निकलती है, उस फायर के साथ मास्टर बू जाओ की बॉडी वहां पर जल जाती है। बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इस लड़के ने तो बू जाओ फेंग को ही मार दिया, जो कि जिन और जैंगराम के 6 लेवल पर था और बहुत ही एरोगेंट इंसान था, और तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। बू जाओ फेंग जो कि 6 लेवल तक पहुंच चुका था, इस लड़के ने लो लेवल पर रहते हुए उस लड़के को बड़ी आसानी से हरा दिया। हमारा शुंजी बू जाओ को मारने के बाद वहां पर अपनी नॉर्मल अपीयरेंस में वापस आ जाता है, जबकि यंग मास्टर सू भागता हुआ उसके पास आता है। शुंजी से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा शुंजी सोच रहा था मैंने यहाँ पर अपने विंटाइन आर्म कार्ड के ऊपर 4 क्रिस्टल्स को ऐड किया है, 4 क्रिस्टल्स को ऐड करने के बाद इसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे लिए यहाँ पर सारे क्रिस्टल्स की मैजिक पावर को एक साथ यूज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरा लेवल अभी ज्यादा हाई नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। इसी वजह से मैं इसको सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। लगता है कि मुझे अपनी बॉडी टेम्परिंग आर्ट को और ज्यादा आगे बढ़ाना
करना होगा। मेरे पास पहले डायमंड बॉडी थी, अब मुझे डायमंड बॉडी से भी आगे बढ़ना होगा। अगर मैं 5th लेवल तक पहुंच जाता हूं तो उसके बाद मैं यहाँ पर इन क्रिस्टल्स की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करके इन क्रिस्टल्स की पावर को आसानी से यूज कर पाऊंगा। मा जुंजी कहता है मेरे पास सोल सैप्टर है, इसकी पावर्स को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इसको यूज करने पर हर बार मैं अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करता हूँ। मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया तो मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर से मेरी सारी की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है। मेरे पास जितना करंट कल्टीवेशन लेवल है, मैं यहाँ पर कोई भी मिसअप नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी मिसअप लिया तो सैप्टर को यूज करने के बदले में मुझे यहाँ पर काफी सारा लेने के देने पड़ सकते हैं। जुंजी कहता है हो सकता है कि मीटियान माउंटेन के ऊपर जाने के बाद मुझे वहाँ पर मीटियान एम्परर का बचा कुचा खजाना मिल जाए। उन ट्रेजर्स को यूज करते हुए मैं अपने लिए कैंपर लेवल का परफेक्ट वेपन बना सकता हूँ। बाद मुझे इन सभी वेपन्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा सोल कंज्यूमिंग है। जुंजी कहता है मैंने यहाँ पर एल्डर जियांग के राइट हैंड मैन को मार दिया है, बू जाओ फैंग को मैंने मार दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर जियांग यहाँ पर क्या करने वाला है। उसे ये खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा तड़का लगने वाला है। तो मास्टर वो आगे बढ़ते हैं और जुंजी से कहते हैं मास्टर क्लाउड आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मास्टर जियांग यहाँ पर खुद आता है बदला लेने के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक निर्वाणा राम का एक्सपर्ट हूँ, मैं जहाँ पर आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मैं आपको उसको नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जुंजी से कहता है मास्टर फू आपको ना तो परेशान होने की जरूरत है ना ही नर्वस होने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर आपको यहाँ पर एक नाटक करना होगा। आपको मेरे साथ मिलकर एक नाटक करना है जिससे हम एल्डर जियांग को उस नाटक में फंसाने वाले हैं। इस में एल्डर जियांग का दिखाया जाता है। एल्डर जियांग जो कि अब करंट पैट्रियार्च बने हुए हैं, वो कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं तो उनके एल्डर्स उनके सामने आकर झुक जाते हैं क्योंकि उन सभी एल्डर्स ने अपने मास्टर को फेल किया होता है। तो मास्टर जियांग उन लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को नहीं पकड़ पाए। कहने का मतलब यह है कि जिसने बूजा और फैंग और उसके बेटे दोनों की जान ली है वो सिर्फ और जियांग राम के 4th लेवल पर है। उसने बड़ी आसानी से दोनों बाप बेटे को मार दिया और तुम सभी में से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। तुम सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो सभी लोग अपना सर झुकाकर उसके सामने बैठे होते हैं और माफी की भीख मांग रहे होते हैं। एल्डर जियांग उन सभी को गुस्से से घूर रहे होते हैं तो उनमें से एक उसे कहता है प्लीज मास्टर में माफ कर दे, हम सभी लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे कहता है हाँ एल्डर प्लीज शांत हो जाए। तो एल्डर जियांग उन लोगों से कहते हैं तुम जहाँ पर जिसकी बात कर रहे हो अगर वो एक लड़का भी होता तभी मैं यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन तुम यहाँ पर एक लड़की की बात कर रहे हो। लड़की यहाँ पर बार बार मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे बताओ तुम इसके बारे में क्या जानते हो। तो एक एल्डर उसे कहते हैं हमें उसके बारे में इतना पता चला है वो लड़की उसका सरनेम चू है, उसे हम बिस चू के नाम से जानते हैं। इसके बारे में ये पता चला है कि वो एक इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर है, यानी कि वो अकेले कल्टीवेट करती है और उसके पास एक वेपन है जो कि एक सोल सैप्टर की तरह का है जिसके अंदर से ग्रीन कलर की फ्लेम्स निकलती हैं। दूसरा एल्डर उसे बताता है कि मेरे एक बंदे ने उसको देखा था, उस बंदे ने देखा था कि वो यंग मास्टर सू के साथ यहाँ पर आई थी जो कि हमारी 7 स्टार वैली का एक डिसाइपल है, उसके साथ वो यहाँ पर अंदर एंट्री मारी थी। लगता है कि यंग मास्टर सू यहाँ से भाग कर गया था, वो अपने लिए मदद लाने के लिए गया था और वो अपने लिए मदद लेकर आया है। ये वही लड़की है जिसको मदद के लिए यहाँ पर लेकर आया है। एल्डर जियांग उनकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं मैंने तो सोचा था कि यंग मास्टर सू यहाँ से सीधा वेंजन पवेलियन में जाएगा और अपने दोस्त को बुलाकर लाएगा क्योंकि क्लाउड उसका दोस्त है तो वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आएगा, लेकिन वो तो अपने लिए एक लड़की को लेकर आ गया है। तो ये बात हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि अगर वो वेंजन पवेलियन का लीडर होता तो फिर ये हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी बात होती, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है तो उसे निमटना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जियांग उन लोगों से पूछते हैं ये बताओ क्या वो लड़की अभी भी वहीं पर है। तो एल्डर उनको कहते हैं हाँ वो अभी तक वहीं पर है, वो किंगचैन पवेलियन में वहाँ से गई नहीं है। मास्टर जियांग आगे ससना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है वहीं पर चलते हैं, जाकर देखते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है। तो बड़ी स्पीड से उठते वहाँ से सीधे किंगचैन पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। बाकी के एल्डर्स कहते हैं अब हम लोग क्या करें, क्या हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। इससे एल्डर कहते हैं हमें भी इनके पीछे पीछे जाना चाहिए, वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये भी उस लड़की से हारने वाले हैं या फिर उस लड़की को मारने वाले हैं। तो एल्डर जियांग वहाँ पर पहुंच जाते हैं किंगचैन विला के बाहर और उनके साथ उनके जो एल्डर्स होते हैं वो सभी के सभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद एल्डर जियांग चिल्लाकर कहते हैं तुम कमीनी कुतिया कहेंगे, जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ। तो वो वहाँ पर जोर के साथ बोलते हैं तो उनके मुंह के अंदर से जो तरंगे निकलती हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं जिसकी वजह से सामने के घर की बुनियादों को भी हिला देते हैं। तो उनके साथ जो अपने एल्डर्स होते हैं वो सारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इतनी ज्यादा पावर के साथ तो हम सभी लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, लगता नहीं है कि वो औरत यहाँ पर बाहर निकलने वाली है। देर के बाद हमारा शुंजी वहाँ से बाहर निकलता और कहता है एल्डर जियांग तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम 7 स्टार वैली के एक एल्डर हो, नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर मैनर्स के बारे में पता नहीं होगा, तुम्हें मैनर्स के बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम यहाँ पर अपने सेक्टर पैट्रियार्च के विला में आए हो जहाँ पर आकर किस तरह से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, लगता नहीं है कि तुम सेक्टर मास्टर फू को अभी तक अपना सेक्टर मास्टर मानते हो। जियांग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या तुमने बूजा और फेंग और उसके बेटे की जान ली है, तुमने उन दोनों बाप बेटा की जान लिया तो इसका मतलब यह है कि तुमने हमारी वैली के रूल्स को तोड़ा और वैली के रूल्स को तोड़ने के बदले में अब तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी। और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लीडर इस वक्त बीमार है और लीडर की जगह पर इस वक्त 7 स्टार वैली का मैं लीडर हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लीडर हूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देने वाला, चलो अब चुपचाप मर जाओ। तो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जब हमारे शुंजी के ऊपर अटैक करता है, शुंजी अपने पास से अपनी सोल सैप्टर को निकालता है, इसी के साथ ही अपनी फ्लेम्स को यूज करता है, अपनी ग्रीन फ्लेम्स को यूज करता है, उसकी मास्टर स्पिरिट को वहाँ पर जला देता है। तो एल्डर जियांग भी देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इसकी फ्लेम्स तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ मेरे मास्टर स्पिरिट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एल्डर जियांग कहते हैं अब और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर गोल्डन पॉन्ड की पावर को यूज करना पड़ेगा। तो अपने पास से गोल्डन ड्रॉप को निकालते हैं, जैसे वो गोल्डन ड्रॉप को यूज कर रहे होते हैं हमारे शुंजी को उसके पीछे पूरे का पूरा गोल्डन पॉन्ड दिखाई देता है।
शुंजी कहता है मुझे यहाँ पर इसके पीछे गोल्डन पॉइंट दिखाई दे रहा है, लगता है कि वाकई में मीटियान माउंटेन के ऊपर जाने के बाद से गोल्डन स्प्रिंग की पावर मिल गई है। मास्टर मीटियान की वो सीक्रेट पैसेज से मिली है। एल्डर जियांग जैसे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए माया जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं तो माया जुंजी अपने सोल सैप्टर को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। एल्डर जियांग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं अब तुम्हें क्या हुआ, लगता नहीं है कि अब तुम यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाओगे। और वो आगे से जोर जोर से हंस रहे होते हैं और उसे कहते हैं अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जुंजी वहाँ पर अपने सैप्टर को सामने किया होता है, जबकि दूसरी तरफ से एल्डर जियांग अपने पानी को वहाँ पर क्रिस्टल्स में बदल देते हैं और उस क्रिस्टल्स के स्पाइस के साथ माया जुंजी को मारने लगे हैं। जुंजी जहाँ पर नौटंकी कर रहा होता है कि वो जहाँ पर कमजोर पड़ चुका है, उसी वक्त मास्टर फू वहाँ पर आते हैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन सारे आइस क्रिस्टल्स को तोड़ देते हैं। ऐसे वहाँ पर उस सारी पावर्स को डेसिपेट कर देते हैं। उसे कहते हैं एल्डर जियांग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जहाँ पर पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर मेरी रेजिडेंस में आकर मेरे सामने मेरे लोगों को मारने वाले हो। तो बाकी के सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, सेक्टर लीडर के बारे में तो कहा गया था ये बीमार है, लेकिन ये तो सही सलामत है और उनकी पावर्स भी बिल्कुल काम कर रही हैं जैसे पहले थी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 233 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 234 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर जियांग माया जुंजी को मारने के लिए जब किंग चैंग रेजिडेंस में पहुंच जाती है तो वहां पर जुंजी वहां पर पहले से एक नौटंकी चालू करता है। तो एल्डर जियांग जब उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तो हमारा जुंजी उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, कि उसको ब्लॉक करने का नाटक कर रहा था, हालांकि वो उसको बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकता था। वहां पर अंदर से मास्टर निकल आते हैं। मास्टर फू आकर उस अटैक को ब्लॉक करते हैं और उनसे कहते हैं, मास्टर फू वहां पर आकर एल्डर जियांग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी रेजिडेंस में आकर तुम मेरे सामने लोगों को मारना चाहते हो जबकि तुम्हें मेरी परमिशन भी नहीं है। ये देखकर बाकी ये सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर फू तो बीमार थे जिसकी वजह से एल्डर जियांग उनकी गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन मास्टर फू तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, उनकी पावर्स भी वापस आ चुकी हैं। क्या मास्टर फू यहाँ पर जानबूझकर इस लड़की को बचा रहे हैं? एल्डर जियांग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है मास्टर फू तुम्हारी बीमारी का क्या, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? तो मास्टर फू वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। पावर्स को रिलीज करते हुए उनसे कहते हैं मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माना शुंजी वहाँ पर बीच में आता है और कहता है जरा रुको मुझे इनसे बात करने दो। तो वो मास्टर जियांग से कहता है मास्टर जियांग तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर हूँ जो कि एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर भी हूँ। यहाँ पर मास्टर फू को क्योर करने के लिए आई थी। यहाँ पर आने का मेरा मकसद यही था, मास्टर फू को बिल्कुल ठीक कर देना, और मैंने मास्टर फू को बिल्कुल ठीक कर दिया है। तुम यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि मैंने वूजा और उसके बेटे की जान क्यों ली? तो मास्टर वूजा और उसका बेटा बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, उन दोनों ने मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की। उनको बताया भी था कि मैं मास्टर फू को बीमारी को ठीक करने के लिए जा रही हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे रास्ते में रोका। लगता था कि वो दोनों ही मास्टर फू को दोबारा से ठीक होता देखना नहीं चाहते, इसी वजह से उन्होंने मुझे रोका और मैंने उन दोनों को मार डाला। उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर सेक्टर के रूल्स को वायोलेट किया बल्कि उन लोगों ने यहाँ पर मास्टर फू की बीमारी को ठीक करने की नीड को भी इग्नोर किया। उन्हें नहीं लगा था मास्टर फू की बीमारी को ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि वो दोनों ही चाहते थे कि मास्टर फू यहाँ पर अपनी बीमारी की वजह से मर जाए, जैसे उन दोनों ने मेरा रास्ता रोका था। ये बताओ क्या है ऐसे लोगों को जान से मारना ठीक नहीं है? तुम्हें मुझे बताओ क्या मैंने उन लोगों को मार का कोई गलती की है? एल्डर जियांग उनसे कहते तुम एक आउटसाइडर हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारे बिजनेस में आकर टांग अड़ाओ। 7 स्टार वैली है, यहाँ पर हम सभी लोग वही करेंगे जो हम लोग करना चाहते हैं। मास्टर फू उनको बताते हैं। मास्टर फू से कहते हैं मिस चू एक बहुत ही मिरेकल डॉक्टर है, ये कैसी डॉक्टर है जो किसी बीमारी को ठीक कर सकती है? इसको पर्सनली यहाँ पर इनवाइट किया था मैंने, यंग मास्टर सू को वहाँ पर भेजा था अपने स्टूडेंट को ताकि ये इसे लेकर आए। इस लड़की के साथ क्या करना है ये मेरा फैसला होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि 7 स्टार वैली का पैट्रियार्च मैं हूँ। यंग मास्टर सू भी उन लोगों से कहता है तो बूजा और उसके बेटे फैंग उन दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरे काम किए थे। मुझे लगता है कि अगर वो दोनों मरे हैं तो वो अपनी गलतियों की वजह से मरे हैं। क्योंकि सभी लोग भी उनकी बातें सुनने के बाद बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में मिस चू एक मिरेकल डॉक्टर है? एक मिरेकल डॉक्टर है तो मास्टर फू का इलाज के लिए इससे बेहतर कौन हो सकता है? तो अगर जब मास्टर फू का इलाज करने के लिए आ रही थी तो ब्यूजा, फैंग और उसके बेटे ने इसको रोकने की कोशिश क्यों की? नहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे लीडर को ठीक किया जाए। हमारे लीडर एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये लोग उनकी बीमारी को ठीक होने नहीं देना चाहते थे। एल्डर जियांग यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं? एल्डर जियांग भी इस लड़की को सजा देने वाले हैं क्योंकि ये लड़की तो यहाँ पर हमारे लीडर को ठीक करने के लिए आए हैं। आखिर इनका काम क्या बनता है यहाँ पर किंग चैंग रेजिडेंस में आना? मास्टर सू वहाँ पर सोच रहा था क्लाउड की जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर रही है। क्लाउड चाहता था कि मास्टर जियांग के साथ जो लोग हैं वो उसके खिलाफ हो जाएं, और जितने भी लोग हैं वो मास्टर फू के साथ अपनी हमदर्दी जताएं और सभी लोग उसके खिलाफ बातें करें। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर आम ऑडियंस के लोग जो है वो सारे के सारे एल्डर जियांग के खिलाफ बात कर रहे हैं। जुंजी कहता है मुझे यहाँ पर इसे बस थोड़ा सा और पुश करना है और इसके साथ ही ये मुझे अपने फ्लॉस दिखा देगा, यानी कि अपनी कमजोरियां दिखा देगा। जुंजी से कहता है एल्डर जियांग ने सुना है कि बूजाओ, फैंग और उसका बेटा वो दोनों तुम्हारी कमांड के अंडर आते हैं, वो दोनों तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनते हैं। मास्टर बूजाओ तो तुम्हारा राइट हैंड मैन माना जाता है, जबकि वो दोनों मर चुके हैं और तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए चले आए। इसका मतलब यही है कि वो दोनों तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम ही ने इन दोनों को यहाँ पर भेजा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं चाहते कि हमारे जो 7 स्टार वैली
के लीडर मास्टर फू है उनकी बीमारी ठीक हो। एल्डर जियांग अंदर से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, फिर साथ ही उसे कहते हैं ये किस तरह की बकवास कर रही हो। 7 स्टार वैली के सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग यूनाइटेड हैं और एक ही हैं। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर स्कीम्स नहीं बनाते, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बुरा प्लान नहीं बनाते। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था ये कमीनी लड़की जहाँ पर मेरे सारे राजों के ऊपर से पर्दा उठाती जा रही है, जहाँ पर अगर सभी लोग मेरे खिलाफ होगी तो मैं रूल किसके ऊपर करूंगा। और ये लड़की मेरे हाथ में आ जाए उसके बाद में से इतना टॉर्चर करूंगा कि ये अपनी जिंदगी में याद रखेगी। बाकी के एल्डर्स भी वहाँ पर अपने एल्डर जियांग का साथ देते हुए कहते हैं मास्टर फू, सेक्टर पैट्रियार्च, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे कहीं आपको बुरे लोगों ने यहाँ पर बेवकूफ न बना दिया हो, क्योंकि आप बहुत ही बोले हैं। ऐसा ना कि कोई बुरा इंसान यहाँ पर अगर अपनी इवल थॉट्स के साथ आपको अपना गुलाम बना ले। ये हम लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आए थे। हम और एल्डर जियांग का यहाँ पर आने का कोई भी बुरा मकसद नहीं था, हम तो इस लड़की को सजा देने के लिए आए थे, कहीं ये लड़की आपके साथ कुछ बुरा ना करे। तो मास्टर फू उन लोगों से कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, चलो ठीक है। बूजा फैंग और उसके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसको डिजर्व करते थे, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर जो बुरा काम किया था। लोग यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए थे कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, तो इसलिए मैं तुम दोनों को, तुम सभी लोगों को यहाँ पर माफ करता हूँ। तो इस बात को यहीं पर बुला देते हैं। मास्टर जियांग भी यहाँ पर जल्दी से इस बात को पिक करते हुए कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग इस बात को यहीं पर बुला देते हैं। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, दूसरा बुरा बनने का नाटक कर रहा है। इन लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान हूँ जो कि इनके जाल में फंस जाऊंगा। साथ ही एल्डर जियांग उनसे कहते हैं मिस्टर चू, अब जबकि यहाँ पर है अपने लीडर की बीमारी को भी ठीक कर दिया है, तुम्हारी 7 स्टार वैली की एक बहुत ही ऑनर गेस्ट हो। मैं यहाँ पर सबसे पहले तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने जहाँ पर तुम्हें ऑफेंड किया और मेरे लोगों ने तुम्हें तंग किया, इसी वजह से उन लोगों की तरफ से भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माया जुंजी सोच रहा होता है तो इसने हमारे चारे को चर लिया, अब ये हमारे जाल में फंसने वाला है। तो एल्डर जियांग उनसे कहता है तुम्हें तो पता होगा कि जहाँ पर एक माउंटेन अपीयर हुई है जो कि सेक्रेड माउंटेन है। जब मैं सेक्रेड माउंटेन को वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा था, लीडर भी मेरे साथ ही थे। वहाँ पर लीडर को एक बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से लीडर बीमार हो गया और लीडर बीमार होने के बाद वहाँ से वापस आए थे। लेकिन मुझे माउंटेन के ऊपर से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। अभी सुनने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अब उस माउंटेन के बारे में क्या न्यूज हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो माउंटेन सभी लोगों के लिए ओपन की जा रही है। तो एल्डर जियांग उन लोगों से कहते हैं तो उस माउंटेन को माउंटेन मीटियान कहा जाता है। मुझे अभी भी उस माउंटेन के बारे में पता चला है और मुझे पता चला है कि 3 दिन के बाद वो वहाँ पर 9 लेयर की गोल्डन लाइट को रिलीज करने वाली है और उस 9 लेयर की गोल्डन लाइट के अंदर बहुत ज्यादा पावर होने वाली है। मैं यहाँ पर ऐलान करने वाला हूँ कि माउंटेन मीटियान 3 दिन के बाद सभी लोगों के लिए ओपन कर दी जाएगी, ऑफिशियली ओपन की जाएगी, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है और बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। जैसे जो भी वहाँ पर जाकर जो भी चीज ले सका वो सारी की सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। अगर हमारी 7 स्टार वैली के लोग वहाँ पर जाकर इन सारी चीजों को ले सकते हैं तो हमारी 7 स्टार वैली पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सभी लोग ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हम सभी लोगों के लिए माउंटेन मीटियान को ओपन किया जा रहा है, जबकि हमारा जुंजी सोच रहा होता है ये बंदा तो वाकई में पॉइंट के ऊपर आ चुका है, ये मुझे माउंटेन मीटियान के ऊपर ले जाकर मरवाना चाहता है। एल्डर जियांग से कहते हैं माउंटेन मीटियान के ऊपर 3 दिन के बाद मैं भी जाने वाला हूँ। मिस चू, तुम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर और क्वालिफाइड भी हो इस माउंटेन के ऊपर जाने के लिए। हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पर अपनी मेडिसिन के लिए कुछ खास जड़ी बूटियां मिल जाए जो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलती। अगर तुम मेरे साथ वहाँ पर एंटर होती हो तो तुम्हें वहाँ पर जो रिसोर्सेज मिलेंगे हम उनको आधा आधा बांट लेंगे। तो मुझे बताओ कि क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ जाना चाहोगी। तो बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं हमारे एल्डर जियांग तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। एल्डर जियांग इस लड़की को ऑफर कर रहे हैं कि वो उसके साथ जाए, क्योंकि ये दोनों अगर साथ जाएंगे तो एल्डर जियांग दोनों को वहाँ से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। मिस्टर फूस की बात सुनने के बाद कहते हैं वो सेक्रेड माउंटेन उसको अभी तक किसी ने भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से ओपन नहीं हुई थी। तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मदद हो जाएगी, क्योंकि तुम एक एक्सपर्ट हो। पर जाकर तुम हमारे लिए काफी सारी जड़ी बूटियां भी ला सकती हो और हो सकता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी लेकर आ सको। ज़ेचरी सू और स्कारलेट सू ये दोनों भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम तीनों वहाँ पर जाओगे, जाकर रिसोर्सेज लेकर आओगे। शुंजी से कहता है मास्टर फू मुझे इस बात का कोई मसला नहीं है, मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है माउंटेन मीटियन के ऊपर जाऊंगा। जियांग कहते हैं चीफ क्या तुम खुद वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम्हें खुद भी वहाँ पर जाना चाहिए। तो चीफ उसे कहते हैं नहीं मैं खुद वहाँ पर नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पर 7 स्टार वैली की मैनेजमेंट को दोबारा से संभालना होगा, क्योंकि मैं जितने दिन तक बीमार था दिनों में मैनेजमेंट काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं अपने तीनों बच्चों को तुम्हारे साथ भेजने वाला हूँ, जो तुम्हारे साथ वहाँ पर माउंटेन को एक्सप्लोर करेंगे। जियांग उसे कहता है तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करने वाला, मैं इन सभी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और स्पेशली मिस चू का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा और ये है भी काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की। नेक्स्ट सीन में एल्डर जियांग की रेजिडेंस का दिखाया जाता है। एल्डर जियांग अपनी चेयर पर बैठे होते हैं तो बाकी एल्डर्स उसे कहते हैं एल्डर क्या वाकई में उस मास्टर मिस चू को अपने साथ लेकर माउंटेन मीटियन के ऊपर जाने वाले हैं और उसे रिसोर्सेज देने वाले हैं। जियांग उनसे कहते हैं वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है, उसने मुझे इग्नोर किया, इसी वजह से अब उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता कि जब मैं पिछली बार माउंटेन के ऊपर गया था तो मुझे वहाँ पर माउंटेन के कुछ इलाकों का कॉल मिल चुका है। मैं वहाँ पर कुछ गेट्स को, कुछ मैकेनिज्म और कुछ अरे फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। माउंटेन पूरी तरह से क्लोज है, अगर हम लोग एक बार अंदर चले गए तो अंदर जाने के बाद बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। इस बात का मतलब ये है कि ये बात तो क्लियर है कि ये तीनों ही बच्चे वहाँ पर जाने के बाद से वापस जिंदा वापस नहीं आएंगे, तीनों ही वहाँ पर जाकर मरने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 2, 3, 4 का एंड करेंगे।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वर्किंग एपिसोड 235 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग एक प्लान सेटअप करते हैं जिसमें हमारे जुंजी और उसके साथ जैचरी और साथ में स्कारलेट वो तीनों ही उसके साथ माउंटेन मीटियन के ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एल्ड और जियांग का प्लान ये होता है तो पूरी तरह से क्लोज है, वो वहाँ पर कुछ मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पर उनकी लोकेशन को भी देख सकेंगे। उन तीनों के वहाँ पर जाने के बाद वो तीनों वहाँ जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। उनका एल्डर उसे कहता है, लेकिन एल्डर जियांग अगर मास्टर फू ने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया, अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चलेगा कि आपने ये सब कुछ किया, उनके तीनों बच्चों को आपने मरवाया, तो फिर क्या होगा। जियांग उसे कहते हैं मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने सुना नहीं कि उसने कहा कि वो हमारे साथ नहीं जाने वाला। इस बात का क्या मतलब हो सकता है। माउंट मीटियन के ऊपर वो अपने तीनों बच्चों को वहाँ पर भेज रहा है लेकिन खुद नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि वो अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुआ। इंजरीज वैसी की वैसी है, वो हमारे सामने सिर्फ नाटक कर रहा था हील होने का, वो हमारे साथ नहीं जा रहा, सिर्फ बच्चों को वहाँ पर भेज रहा है। तो वो लोग कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया था। तो एल्डर जियांग उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग ने वहाँ पर देखा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ कर रहा था, वो वाकई में पावरफुल होता और उसकी पावर्स वापस आ चुकी होती तो हमारे साथ माउंटेन मीटियन के ऊपर जरूर चलता, वो अपने बच्चों को हमारे साथ नहीं भेजता। एक बार मैं माउंटेन मीटियन के ऊपर चला जाऊँ, वहाँ पर जाने के बाद मैं इन तीनों बच्चों को मार डालूंगा और इन तीनों को मारने के बाद वहाँ से सारे सोर्सेज लेने के बाद मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वहाँ से वापस आने के बाद जब मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो मैं एल्डर फू को उसकी गद्दी के ऊपर से हटा दूंगा और दोबारा से पैट्रियार्च बन जाऊंगा। तो उसके साथ ही जो एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, उनसे कहते हैं एल्डर जियांग तुम वाकई में बहुत ज्यादा थाटफुल हो, फू जब तक लीडर रहा है तब तक हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, हो सकता है कि तुम्हारे हमारे साथ होने से हमें काफी ज्यादा फायदा हो, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वो लड़की जिसने हम सभी के ऊपर इल्जाम लगाया है उस लड़की को वहाँ पर मरना चाहिए, उस लड़की के मरने के बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा बुरा नहीं रहेगा। लड़की ने हमें लीडर के खिलाफ करने की कोशिश की, लीडर को हम दोनों के दरमियान में लड़ाई डालने की कोशिश की। मीटियन के ऊपर जाने के बाद हम सबसे पहले तो उस लड़की को पकड़कर बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे, उसके बाद उस लड़की की जान लेंगे। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम सभी लोग ने बहुत ही अच्छा कहा, ठीक है हम लोग उस लड़की को पहले टॉर्चर करेंगे। सीन में किंग जंग पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ पर फू सभी लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, सभी लोग उसे कह रहे होते हैं ठीक है तुम सभी लोग वहाँ पर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो यंग मास्टर फू कहता है गॉडफादर क्या वाकई में वहाँ पर हम लोग अकेले जाने वाले हैं, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर सभी एल्डर्स के सामने अपनी पावर्स को शो ऑफ करवाया था और उन सभी को ये दिखाया था कि आपकी पावर्स रिकवर हो चुकी है, लेकिन आप हमारे साथ माउंट मीटियन के ऊपर नहीं जाने वाले, हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो एल्डर जियांग को इस बात से बहुत ज्यादा शक हो जाएगा कि आपकी पावर्स अभी वापस नहीं आई। रंजी से कहता है हमारे प्लान का हिस्सा है, ये सारे का सारा हमारे प्लान था। अच्छी तरह से पता है कि एल्डर जियांग बहुत ज्यादा काशियस है, वो बहुत ज्यादा काशियस इंसान है, इसी वजह से हम लोग उसे ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्लान के अंदर एक फ्लॉ है। तो लगता है कि हमारे मास्टर फू की पावर्स अभी तक रिकवर नहीं हुई, लेकिन असल बात तो यह है कि इनकी पावर्स वाकई में रिकवर हो चुकी हैं। जुंजी से कहता है क्या तुमने नोटिस नहीं किया, तो एल्डर जियांग ने यहाँ पर इस 7 स्टार वैली में बहुत सारे एल्डर्स की सपोर्ट को हासिल कर लिया। पिछले 2 हफ्ते में उसने अपने साथ बहुत सारे एल्डर्स को मिला लिया है, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ भरोसे की बिना पर या फिर पैसे की बिना पर, उसने सभी लोगों को अपने साथ मिला लिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उसकी पोजीशन को शेक करना इतना आसान हो सकता है, हमें उसकी पोजीशन के ऊपर से उसे अगर हटाना है, एल्डर फू को लीडर बनाना है तो हमें पहले उसकी सपोर्ट को खत्म करना होगा। तो वो दोनों से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, ये बात तो वाकई में सच है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग उसकी सपोर्ट को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। रंजन से कहता है जब एल्डर जियांग वहाँ पर मुझसे फाइट कर रहा था उसने अपनी पावर्स को यूज किया था, मुझे इस वक्त एक गोल्डन स्प्रिंग दिखाई दिया था, लगता है कि माउंट मीटियन के ऊपर उसे गोल्डन स्प्रिंग मिला है जहाँ से उसके पास किसी की पावर्स आई है जिसकी मदद से वो निर्वाणा राम में स्टेप कर सका है और पावर्स को बढ़ा सका है। मुझे लगता है कि उसके पास माउंटेन का पार्शियल कंट्रोल भी आ चुका है, वो माउंटेन के कुछ हिस्सों को कंट्रोल कर सकता है। सुनते ही वो सभी लोग चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो माउंटेन मीटियन को कंट्रोल कर सकता है। ये अपने पास स्क्रोल निकालता और कहता है तुम्हें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास एक रैकेट है, इस रैकेट के ऊपर माउंट मीटियन की, इन रैकेट्स के ऊपर माउंट मीटियन के कुछ सीक्रेट केव्स के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसी जगह जो बिल्कुल सेफ है, वहाँ पर तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, तुम्हें इनको फॉलो करना होगा, वहाँ पर जाना होगा और रे फॉर्मेशन से तुम बच सकते हो। जुंजी उनसे कहता है इसके ऊपर पूरे का पूरा रोड मैप है और साथ ही रे फॉर्मेशन को तोड़ने का मेथड भी लिखा हुआ है, तुम इस सेफ रूट को फॉलो करते हुए सीक्रेट प्लेसेस के ऊपर जाओगे, ऊपर जाकर देखोगे कि तुम्हें वहाँ पर से ट्रेजर मिल सकता है या नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाकर ट्रेजर को इकट्ठा करना होगा, जबकि एल्डर जियांग और बाकी के सभी एल्डर्स को मेरे ऊपर छोड़ दो। तो दोनों ही स्क्रॉल को खोलते हैं, उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो हर एक चीज बहुत अच्छे से मार्क्ड है, इसका मतलब यह कि तुम वहाँ पर पहले जा चुके हो। जी वहाँ पर सोच रहा था मैं अपनी पिछली लाइफ में माउंट मीटियन के ऊपर कई बार जा चुका हूँ, एक बार नहीं बल्कि कई बार जा चुका हूँ, इसी वजह से मैंने बहुत अच्छा मैप बनाया है, लेकिन मुझे कभी वहाँ पर एक गोल्डन स्प्रिंग दिखाई नहीं दिया। मेरी पिछली लाइफ में मुझे माउंट मीटियन की एम्परर मीटियन का खजाना लेगेसी की पावर नहीं मिली थी, लेकिन इस बार शायद मुझे मिल जाए एल्डर जियांग के सहारे। जी कहता है हालांकि एल्डर जियांग बहुत ज्यादा काशियस इंसान है, लेकिन उसने यहाँ पर ये बात तो नजरअंदाज कर दी कि हम लोग भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। उसे लगता है कि उसने सब कुछ अपने प्लान में, उसके सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ के कंट्रोल में नहीं है। जी अपने पास से एक और स्क्रॉल निकालता और लीडर को देते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर जो कुछ भी है उसके मुताबिक अरेंजमेंट्स कर दे, तक हम लोग माउंट मीटियन के ऊपर रहेंगे, तब से पीछे आपको ये सब कुछ करना होगा। तो वो सबको देकर कहते हैं तो तुमने यहाँ पर आने से पहले ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स पहले से किए हुए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी कहता है जबकि सब कुछ रेडी हो चुका, हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब हमें बस यहाँ पर माउंट
मीटियान के ओपन होने का इंतजार करना होगा। जैसे माउंट मीटियान ओपन होगी तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और जाकर रिसोर्सेज को लेंगे। इसी में 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद एल्डर जियांग उन लोगों को लेकर माउंट मीटियान के सामने पहुंचते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है, गोल्डन लाइट निकलती है और सभी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जी कहता है माउंट मीटियान तो यहाँ पर ओपन होने वाली है और जो सब कुछ एल्डर जियांग कर रहा है। तो एल्डर जियांग उन सभी लोगों से कहता है चलो रेडी हो जाओ। एल्डर्स भी कहते हैं एल्डर जियांग ने हमें एक बार बताया था कि इस माउंट मीटियान के ऊपर एक सीक्रेट प्लेस है, अगर हम लोग उस सीक्रेट प्लेस के ऊपर पहुंच गए तो हम सभी की कल्टीवेशन भी एल्डर जियांग की तरह बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उसी वक्त उनके सामने गेट अपीयर होता है तो वो उनसे कहते हैं गेट अपीयर हो चुका है, तुम सभी लोग जा सकते हो। सभी लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हमारी स्कारलेट और जंग मास्टर सूप चारे पीछे रह जाते हैं और कहते हैं जरा देखो तो इनको कितनी ज्यादा जल्दी है। एल्डर जियांग और उनके साथ जो अपने एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं जरा इनको देखो सही है, सभी लोग कितने ज्यादा रूड है। सभी लोग यहाँ पर खड़े और सभी लोग भागते हुए अंदर भी चले गए हैं। तो एल्डर जियांग कहता है इन सभी बेवकूफों को जाने दो, इनको क्या लगता है कि ये लोग ऐसे अंदर इंटर हो सकते हैं। वो लोग वहाँ पर दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, लेकिन उनमें से कोई भी दरवाजे के अंदर इंटर नहीं हो पाता और वो सभी के सभी वहीं पर मर जाते हैं। उन सभी की बॉडीज भी डेसिपेट हो जाती हैं। एल्डर जियांग के साथ जो एल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो एल्डर जियांग उनसे कहते हैं जैसा मैंने तुम लोगों से पहले कहा था यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट रे फॉर्मेशंस हैं, मीटियान के ऊपर ऐसे ही कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम्हारे यहाँ पर अंदर इंटर होने के लिए पहले तुम्हारी क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। शुंजी वहाँ पर साइड के ऊपर खड़ा सोच रहा था, लगता है कि एल्डर जियांग को लगता है कि इस बार वो वहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज को ले सकता है। जानबूझकर यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए जहाँ पर जितने भी लोग अंदर इंटर हो रहे थे उन सभी लोगों को मरवा दिया। एल्डर जियांग हमारे शुंजी से कहता है मिस चू मीटियान कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है, क्या आप वहाँ पर पहले जाना चाहेंगे? आप पहले जाएं क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती हैं। तो वो से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुंजी अपने दोनों दोस्तों के साथ बड़ी स्पीड से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है चलो हम लोग पहले अंदर जा रहे हैं और वो लोग अंदर चले जाते हैं। जबकि एल्डर जियांग कहता है कुतिया कहीं कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाली, बहुत ही जल्दी माउंटेन के ऊपर तुम्हारे पीछे इंटर होने वाला हूँ और तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। जियांग कहते हैं वो लोग अंदर जा चुके हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं और ये सभी लोग भी अंदर चले आते हैं। माउंट मीटियान के अंदर का दिखाया जाता है। माउंट मीटियान के अंदर आने के बाद एल्डर जियांग उन लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग माउंट मीटियान के ऊपर आ चुके हो, चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे पास इकट्ठे हो जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो तीनों ही बच्चे बहुत ज्यादा होशियार हैं, जहाँ पर उनके एनर्जी ट्रेसेस भी महसूस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली कंसील किया हुआ है तो उन्हें रोजना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। पर अपने हाथ को सामने की तरफ करते माउंट मीटियान के पावर को एक्सेस करते हुए कहते हैं मेरे लिए से ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो वो अपनी एनर्जी के साथ एक मैप बनाते हैं जिसके ऊपर वो उन तीनों की लोकेशन को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं लो मुझे वो तीनों मिल चुके हैं, वो मेरे कंट्रोल से नहीं निकल सकते क्योंकि मैं माउंट मीटियान को कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब यह है कि मुझे पता है कि वो इस माउंट मीटियान के कौन से हिस्सा पर है। सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं एल्डर जियांग आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपने तो बहुत ही जल्दी उनकी लोकेशन को भी ढूंढ लिया है। तो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर उनको टॉर्चर करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर नक्शे के ऊपर से डिसअपीयर हो जाते हैं। एल्डर कहता है एल्डर जियांग जी क्या वो लोग तो गायब हो गए हैं, जो भी तुम हमें डॉट्स दिखा रहे थे वो गायब हो गए, मैप के ऊपर कुछ भी नहीं है। एल्डर जियांग उनसे कहते हैं बेवकूफो ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो वो यहीं पर थे। वो जल्दी से मैप की तरफ देखते हैं, मैप के ऊपर वो दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। एल्डर जियांग कहते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो मैप के ऊपर ही है। और इसी के साथ उन्हें मैप के ऊपर काफी सारे अजीब से रूट दिखाई देते हैं, यानी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि उन तीनों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वो तीनों ही वहाँ पर बल खाते हुए अजीब अजीब रस्तों के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। एल्डर से कहते हैं एल्डर जियांग लगता है कि माउंट मीटियान अभी अभी यहाँ पर ओपन हुई है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर आउटब्रेक हुई है जिसकी वजह से करना मुश्किल है कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर है। दूसरा एल्डर से कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, सब कुछ आपकी गलती नहीं है। जबकि एल्डर जियांग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम सभी बेवकूफों यहीं पर रुको और कल्टीवेशन रिसोर्सेज को इकट्ठा करो। जबकि मैं उन लोगों से खुद निमट कर आता हूँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ कि वो सभी लोग कहाँ पर है, मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 235 का एंड करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 236 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था शुंजी अपनी टीम के साथ माउंटेन मीटियान के ऊपर पहुंचता है, तो एल्डर जियांग भी अपने एल्डर्स के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। वो वहां पर माउंटेन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एक मैप बनाते हैं और उस मैप में उन तीनों को देख रहे होते हैं, साथ ही उन तीनों की लोकेशन वहां से गायब हो जाती है। एल्डर जियांग इस बात से काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो वो कहते हैं मैं खुद ही वहां पर उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम सभी यहाँ पर खजाना इकट्ठा करो। तो एल्डर जियांग वहां पर बड़ी स्पीड से उड़ते हुए चले जाते हैं। उनके पास चले जाने के बाद वो सभी एल्डर्स कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे एल्डर जियांग तो यहाँ चले गए, वो हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं। लेकिन एल्डर जियांग की यहाँ पर काफी ज्यादा इंसल्ट हुई है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि वो उन तीनों बच्चों की जान लेकर बदला लेकर ही रहेंगे, वो उन तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इसके साथ वाला एल्डर उसे कहता है चलो छोड़ो उनको, हम लोग जाकर रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिसोर्सेज लेने के लिए तो आए थे। उसे कहते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं, और वो सभी लोग वहाँ पर आसपास तितर बितर हो जाते हैं ताकि वहाँ से जाकर खजाना ढूंढ सके। एल्डर जियांग हमारे शुंजी और उसके साथियों को ढूंढते हुए काफी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आखिरी बार मैप के ऊपर देखा गया था, वो वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन हमारा शुंजी ने कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो एल्डर जियांग थक हार कर स्प्रिंग वाली जगह पर चले जाते हैं
हैं और कहते हैं लास्ट टाइम गोल्डन स्प्रिंग मुझे यहीं पर मिला था, चलो यहीं पर उस गोल्डन स्प्रिंग को एक्टिवेट करके देखते हैं। तो उसके पास जो अपना गोल्डन स्प्रिंग का एक वाटर ड्रॉप होता है, तो वो उसको एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से वहां पर उस पूरे के पूरे गोल्डन स्प्रिंग को एक्टिवेट करता है। उसके पाँव के नीचे वहां पर एक बड़ा सा गोल्डन स्प्रिंग अपीयर होता है। जियांग कहते हैं तो यही रहा, ये वही गोल्डन स्प्रिंग है जिसका एक ड्रॉप इस वक्त मेरे पास है, जिससे मैं निर्वाणा राम का एक्सपर्ट बन गया था। जियांग कहते हैं लास्ट टाइम मैं जहाँ पर आया था, मैंने जहाँ पर कल्टीवेट किया था, तो मैं इस वाटर के सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉप को ले पाया था। सिर्फ एक कतरे को लेकर मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई, माउंट मीटियान की बहुत सारी रे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं निर्वाणा राम का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। मैंने यहाँ पर और ज्यादा कतरों को ले लिया, यानी कि अगर मैं और ज्यादा ड्रॉप्स ले लेता हूँ कितना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। हो सकता है कि ये पूरी की पूरी माउंटेन मीटियान ही मेरी हो जाए। अगर ये माउंटेन मीटियान मेरी हो जाती है, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा खजाना भी आ जाएगा। तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है तो मैं यहाँ पर बहुत सारा पावर इकट्ठा करूंगा, इतनी सारी गोल्डन ड्रॉप्स की मदद से मैं मार्शल एम्परर राम तक पहुंच सकता हूँ। उसके बाद उस लड़की मिस चू को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मिस चू तो क्या, मैं पूरे के पूरे नॉर्दर्न रीजन के ऊपर कंट्रोल कर लूंगा, यहाँ तक कि नाइन आइस पैलेस के ऊपर भी कंट्रोल कर लूंगा और उन सभी को अपने घुटनों के नीचे ले आऊंगा। वो यहाँ पर अभी जोर जोर से हंस रहा होता है कि मैं जुंजी वहाँ पर आता है और उसे कहता है, जुंजी वहाँ पर आने के बाद कहता है तो लगता है कि यही वो सीक्रेट पैसेज है जहाँ पर एम्परर मीटियान ने अपना खजाना छुपाया हुआ है, तो यही वो गोल्डन स्प्रिंग उस जगह का रास्ता है। जुंजी वहाँ पर आने के बाद उसे कहता है, तो हमारा जुंजी कहता है अगर मैं यहाँ पर सीधे सीधे बात करूँ तो ये वाली जो गोल्डन स्प्रिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्परर मीटियान की विल पावर इसके अंदर है, एम्परर मीटियान की विल पावर इसी गोल्डन स्प्रिंग की शेप में है। ये सारा गोल्डन स्प्रिंग इस माउंटेन मीटियान के एक्सिस्टेंस से रिलेटेड है। एल्डर जियांग उसे देखते चिल्लाकर उसे कहता है तो तुम हो लड़की, तुम्हें इस गोल्डन स्प्रिंग के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि एम्परर मीटियान की विल पावर इसके अंदर है? तुम यहाँ पर पहुंची कैसे? तुम मेरा पीछा कर रही थी। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है, जुंजी उसे कहता है तुम्हें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा हूँ। तुम यहाँ पर मुझे लेकर आए हो, हम लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम सीधे इसी गोल्डन स्प्रिंग के ऊपर आए और इसी वजह से हम तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। एल्डर जियांग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम सारे रास्ते मुझे फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैप के ऊपर तो तुम्हारी कोई भी लोकेशन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, फिर तुम मेरे पीछे कैसे आए और मुझे कुछ भी सेंस क्यों नहीं हुआ? जुंजी उसे कहता है क्या तुम उस मैप की बात कर रहे हो जो तुमने यहाँ पर आने के बाद यहाँ की स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए बनाया था? तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कमजोर है, तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उस मैप को कम्प्लीटली एक्टिवेट नहीं कर सकते और मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ अपनी पूरी बॉडी को कवर करके उस मैप से हाइड हो सकता हूँ। साथ ही एल्डर जियांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, अब मैं तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ। जुंजी को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हारे जुंजी से कहता है एल्डर जियांग क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में मार दिया होता, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं तुम्हें उसी वक्त मार सकता था। मुझे इस गोल्डन स्प्रिंग में जहाँ का राज देखना था, मुझे इस सीक्रेट पैसेज को ढूंढना था, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा रखा और जहाँ पर तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। यहाँ पर तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। जियांग की एनर्जी उसकी बॉडी के साथ जाकर टकराती है, लेकिन उसकी एनर्जी के साथ डेसिपेट हो जाती है। जियांग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं हाय तुम हो कौन? नहीं लगता कि तुम सेल्फ कल्टीवेटर हो, तुम कोई डॉक्टर हो, तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम माउंट मीटियान के बारे में बहुत कुछ जानती हो, यहाँ पर मुझे इस्तेमाल करके जहाँ पर पहुंची हो, तुम आखिर हो कौन? जी अपनी अपीयरेंस को चेंज करता है और उसे कहता है ये सारे के सारे सवाल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वैसे ही मिल जाएगा जब तुम मेरा चेहरा देखोगे। भी तुम मरने वाले हो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब लेने का क्या फायदा? जियांग उसे देखते ही कहते हैं ये तो तुम हो, तुम तो क्लाउड हो। तो वेंचर पवेलियन का नया मास्टर यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आया है। तो मतलब यह कि शुरुआत से तुम मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे थे, शुरुआत से ये सारे का सारा तुम्हारा प्लान था। तो एल्डर जियांग अपनी वहाँ पर पावर्स को रिलीज करते हैं, मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं और कहते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको हराता है। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी फाइट करना चाहता हूँ। तो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं तो उनके दोनों स्नेक्स ऊपर की तरफ बल खाते हुए जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने आप को मर्ज कर लेते हैं और उनकी पावर्स पहले से बढ़ जाती है और साथ ही वो गोल्डन वाटर की पावर्स को भी यूज कर रहे होते हैं। जुंजी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है एल्डर जियांग तुम यहाँ पर अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, सिर्फ एक ही स्लैश में। जुंजी के एक ही स्लैश में उसका जो बड़ा सा मास्टर स्पिरिट वाला स्नेक होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जुंजी की स्लैश काफी ज्यादा बड़ी होती है। इसके साथ ही एल्डर जियांग फिर से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़ी सी पाम बनाते हैं और उसे कहते हैं भाई तलवारबाजी की स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी इस ओवरवेलमिंग फोर्स को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। पाम के साथ जब हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं, जुंजी ग्राउंड के नीचे होता है तो उनका हाथ ग्राउंड के ऊपर पड़ता है, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर जियांग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने अपने हाथ के नीचे उसको पिचका दिया होगा, लेकिन हाथ के नीचे से काफी जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जियांग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कहाँ से निकल रही है। इसी के साथ ही धमाका होता है और उनकी एनर्जी का बना हुआ बड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे जुंजी नीचे से सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। हमारे जुंजी के हाथ पर उसका विंटाइन आर्म गार्ड होता है। तो हमारे जुंजी के पास अब एक और क्रिस्टल होता है जो कि उसे मास्टर फू से मिला है। मास्टर फू ने उसे अपना क्रिस्टल दे दिया है। तो एल्डर जियांग उस क्रिस्टल को देखते पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो मास्टर फू का क्रिस्टल है। जुंजी का जो विंटाइन आर्म गार्ड है ये भी बिल्कुल थैनोस के आर्म गार्ड की तरह ही है। टोटल यहाँ पर 7 क्रिस्टल्स की जरूरत है, इसके पास अभी 5 क्रिस्टल्स आ चुके हैं। अब हमारे जुंजी को यहाँ पर सिर्फ 2 क्रिस्टल्स की जरूरत है और वो वाले 2 क्रिस्टल नाइन आइस पैलेस की मास्टर के पास हैं। जियांग उसे कहते हैं उस बुड्ढे खुलसट को अच्छी तरह से पता था कि वो मरने वाला है, इसी वजह से उसने अपना क्रिस्टल निकाल कर तुम्हें दे दिया। क्या लगता है कि तुम इस तरह के क्रिस्टल की मदद से मुझे हरा सकते हो? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। जुंजी उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल से हराने वाला हूँ? मास्टर फू की बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाल दिया था, उस गोल्डन बग को निकाल दिया था जो कि उनको अंदर से ही कमजोर करता जा रहा था। बात यहाँ पर क्रिस्टल की, तो मास्टर फू ने
ने ये क्रिस्टल मुझे खुद दिया था, इस क्रिस्टल को यूज करके मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ और तेजी के साथ मार सकता हूँ। ये बात सुनते ही एल्डर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है कि मास्टर फू बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो माया जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से जियांग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने यहाँ पर कौन से पावर को यूज किया है कि मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। जबकि माया जुंजी सामने की तरफ से अपनी तलवार को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। एल्डर जियांग के वहां से मूव नहीं कर पा रहे होते, इसी वजह से वो स्ट्राइक उसकी बॉडी के साथ टकराती है तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। एल्डर जियांग पीछे की तरफ गिरते हुए सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो निर्वाणा राम का एक्सपर्ट हूँ, फिर मैं यहाँ पर इस लड़के के स्वर्ड अटैक से कैसे हार सकता हूँ। तुम्हारा जुंजी अपनी स्वर्ड के साथ क्योंकि ग्रेविटी को यूज कर रहा होता है, वो ग्रेविटी के साथ पहले उसको वहां पर उसने रोका रखा था, अब ग्रेविटी के साथ उसको ऊपर हवा में उड़ाता है और साथ ही अपनी एनर्जी स्ट्राइक्स भी लगा रहा होता है। इसके साथ ही मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर करता पड़ता है। जुंजी ने फाइनली यहाँ पर एल्डर जियांग की जान ले ली है तो उसे मार दिया है। तो मैं जुंजी कहता है इस वक्त मेरे आर्म गार्ड के अंदर पूरे 5 क्रिस्टल्स हैं, इन 5 क्रिस्टल्स को एक साथ एक्टिवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की वजह से ब्लैक स्वॉर्ड को मैं साथ यूज कर सकता हूँ और पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम रह गई है। मैं जुंजी कहता है बस यहाँ पर इस मीन टाइम आर्म गार्ड की पावर को देखूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसके अंदर 5 क्रिस्टल्स को बाकी के 2 क्रिस्टल्स को भी ऐड कर लेता हूँ, 7 क्रिस्टल्स कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ एक सुप्रीम हाई लेवल का वेपन बना लूंगा जो कि एक सुप्रीम एम्परर लेवल का वेपन बन जाएगा। उसी वक्त उसकी बॉडी से बाहर निकलती है और उसे कहती है तो मुझे यहाँ पर एक और स्वर्ड स्लेव मिल गया है, तुझे तुम्हारा स्वर्ड स्लेव बनाएगा जो कि निर्वाणा राम का एक्सपर्ट है। बाहर निकलती है और जाकर उसकी बॉडी को भी वहाँ पर सोल में चेंज कर लेती है और उसे कहती है मास्टर देखो हमारी पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ज्यादा तुम्हारे पास गुलाम होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर बढ़ेगी और बहुत ही जल्दी तुम 9 आइस पैलेस में जाकर उन सभी को बर्बाद कर सकोगे और अपनी एबी को वापस लेकर आ सकोगे। जुंजी कहता है तो फिलहाल मेरी टॉप प्रायोरिटी यहाँ पर इस गोल्डन स्प्रिंग के अंदर जाकर देखना है कि यहाँ पर मुझे एम्परर मीटियान की पावर्स मिलती है या नहीं। जुंजी गोल्डन स्प्रिंग के पास खड़ा हो जाता है और कहता है अपनी आखिरी जिंदगी में यहाँ पर कई बार आया था, लेकिन कई बार आने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर गोल्डन स्प्रिंग नहीं मिल सका था, इसलिए यहाँ पर मुझे जो गोल्डन स्प्रिंग मिला है तो इसके अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर वो लेजेंडरी पावर्स है या नहीं, एम्परर मीटियान की वो सारी इनहेरिटेंस की पावर यहाँ पर मुझे मिलती है या नहीं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 236 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे जुंजी को यहाँ पर कौन कौन सी लेजेंडरी पावर्स मिलने वाली हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी एल्डर जियांग को मार देता है। एल्डर जियांग को मारने के बाद वो गोल्डन स्प्रिंग के सामने खड़ा होता है कि गोल्डन स्प्रिंग के अंदर से जबरदस्त पानी बाहर की तरफ निकलता है। तो जो गोल्डन पानी होता है वो एक बॉन्डर की तरह बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वहाँ पर वो सारे का सारा पानी फट जाता है। उसके फटने के साथ ही हमारा जुंजी सामने की तरफ देख रहा होता है तो उसके सामने एक बड़ी इल्यूजन दिखाई देती है। वो इल्यूजन नहीं होती बल्कि एक रियल का हाउस होता है। तो वो उसके सामने एक बड़ा सा पैलेस होता है। हमारा जुंजी कहता है ये तो एक पैलेस है, चलो जल्दी से अंदर चल के देखते हैं। तो उसके ऊपर मीटियान पैलेस लिखा होता है। जुंजी कहता है ये तो मीटियान पैलेस है, लगता है कि वो लेगेसी की पावर मुझे यहीं पर मिलने वाली है। चलता हुआ सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ जाता है और कहता है ऊपर जो गोल्डन स्प्रिंग वाटर था उसके अंदर हुनयान एम्परर की विल की पावर थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो मीटियान एम्परर है वो कम से कम हुनयान एम्परर की पीक पर तो होगा ही। चलो अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इस पैलेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस पैलेस के अंदर से मुझे कौन सा खजाना मिलने वाला है। जुंजी चलते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे उस पैलेस के मेन गेट के पास पहुंचता है तो गेट खोलता है, अंदर से जबरदस्त रोशनी निकलती है। जुंजी अंदर जाता है तो उसे अंदर क्या दिखाई देता है, वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। मेन गेट के ओपन होने के बाद उस जो पैलेस का जो सीन होता है यानी कि उसका जो गार्डन होता है, जो भी आप इसको समझ ले, उसमें बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। इतनी सारी लाशें पड़ी देती है लेकर जुंजी आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी लाशें पड़ी होती है और यहाँ पर इन सभी के अंदर से बहुत सारा डेडली ओरा निकल रहा है। जुंजी जैसे ही थोड़ा सा आगे आता है उसी वक्त दरवाजा बंद हो जाता है। तो जुंजी कहता है ये क्या, यहाँ पर दरवाजा तो बंद हो गया कि ये पैलेस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस स्पिरिट ओरा के साथ भरा हुआ है। अब तो यहाँ पर एग्जिट भी बंद हो चुका है। इसका मतलब यह है कि मैं इस पैलेस के अंदर से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पैलेस के अंदर आता है उसे यहाँ पर मरना ही पड़ता है। जुंजी कहता है तो मेरे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे इस पैलेस को एक्सप्लोर करना होगा, चलो अंदर चल के देखते हैं। जुंजी वहाँ पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो हमें यहाँ पर जुंजी को यहाँ पर जो डेड बॉडीज पड़ी होती है उनको देखने के बाद पता चलता है कि ये काफी हजारों साल पहले जहाँ पर मरे होंगे। जुंजी कहता है इनके स्केलेटन्स को देखकर ऐसे लगता है कि हजारों साल पहले ये लोग जहाँ पर मरे थे। वहीं पर उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, एक ऐसी डेड बॉडी जिसके स्केलेटन के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस होती हैं। जुंजी उसकी डेड बॉडी को गौर से देखता है और कहता है ये क्या, इसके स्केलेटन के ऊपर तो इंस्क्रिप्शंस हैं, इसका मतलब ये है कि ये बंदा कम से कम एम्परर राम का एक्सपर्ट होगा। तुम्हारा जुंजी उसके स्केलेटन को टच करके चेक करता है। जुंजी कहता है ये तो बड़ी अजीब बात है, ये एक एम्परर राम का एक्सपर्ट है। अगर ये एम्परर राम का एक्सपर्ट था तो इसकी मास्टर स्पिरिट तो अभी तक इसके पास होनी चाहिए थी, क्योंकि एम्परर राम के एक्सपर्ट की मास्टर स्पिरिट डेसिपेट नहीं होती। लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से तो मुझे कोई भी स्पिरिचुअल ऑरा महसूस नहीं हो रहा, जैसे कि किसी ने फोर्सफुली इसकी बॉडी के अंदर सारे के सारे स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया हो। यहाँ पर जुंजी को और भी ज्यादा हैरानी हो रही होती है, क्या यहाँ पर हुआ क्या था, इतने सारे लोगों की मौत कैसे हुई। यहाँ तक कि एम्परर राम के एक्सपर्ट्स यहाँ पर मरे पड़े हैं लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जरा भी स्पिरिचुअल ऑरा नहीं है। ये सब कुछ किसने किया होगा। वहाँ से फिर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जुंजी वहाँ पर जो डेड बॉडीज पड़ी होती है उन सभी को एक्सप्लोर करते हुए आगे की तरफ चलता जा रहा होता है और उन सारी डेड बॉडीज को देखते देखते जुंजी कहता है यहाँ पर मुझे जितनी डेड
डेड बॉडीज मिली है उनमें से 4 डेड बॉडीज ऐसी थी जो कि मार्शल एम्परर नाम के एक्सपर्ट्स की थी। स्ट्रेंज बात तो यह है कि उन सभी की बॉडी के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल ऑरा नहीं था। एम्परर नाम का कोई भी ऑरा उनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं था। सारी का सारा किसने फोर्सफुली निकाल लिया है। इसने भी जो किया है वो बहुत ज्यादा क्रूल था। उसने यहाँ पर जिंदा इनकी बॉडी के अंदर से वो सारे का सारा ऑरा ऑब्जर्व कर लिया। ऊपर से जब से मैं यहाँ पर अंदर की तरफ जाता जा रहा हूँ मुझे यहाँ पर पूरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही है। हर तरफ स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। आखिर जगह के साथ मसला क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इन सभी लोगों की जान ले रही है। तो उसी वक्त मायाजुंजी को याद आता है। मायाजुंजी कहता है मेरे पास जो मेटासाइकोसिस बुक थी उसके अंदर मैंने एक बार पढ़ा था कि उसके अंदर एक तरीका लिखा हुआ था, एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से हम लोग किसी दूसरे मार्शल एम्परर की मार्शल सोल और साथ में उसके मार्शल एम्परर जितना भी हो रहा होता है उस सभी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वाला जो सीक्रेट मेथड है, ये सीक्रेट मेथड ये मिस्टीरियस रीजन से आया था जो कि डीमन राम कहलाता है। डीमन राम से ये सारी पावरफुल टेक्निक्स वहां से हमारे इंसानों की दुनिया में आई हैं। अभी मायाजुंजी वहीं पर खड़ा सोच ही रहा था कि उसी वक्त से वहां पर किसी चीज के बस करने की आवाज आती है। वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जल्दी से भागता हुआ सामने की तरफ आता है। भागता हुआ सामने की तरफ आता है तो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा ककून दिखाई देता है। जुंजी कहता है ये क्या चीज है। ये एक बड़ा सा मकड़ी का ककून है। फकत उस ककून के अंदर दरारें पड़ना स्टार्ट होती है। वो ककून फटता है और उसके अंदर से एक बड़ी सी मकड़ी बाहर निकलती है जो कि एक इंसान होता है। यही मीडियन एम्परर है। तो मायाजुंजी पहले तो उसे देखकर काफी हैरान होता है कि ये तो एक स्पाइडर है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन ये एक इंसान भी है और इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है वो मार्शल एम्परर राम के 8th लेवल पर है। तो मीडियन एम्परर मायाजुंजी से कहता है मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर जो बंदा पहुंचने वाला है वो निर्वाणा राम के 1st लेवल पर है, लेकिन तुम तो जिनो जैंग राम के एक्सपर्ट हो। फिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंच जाए। मुझे ये बात देखकर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि तुमने उस बंदे का मार डाला जो कि निर्वाणा राम का एक्सपर्ट था। ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा एक लड़का निर्वाणा राम के एक्सपर्ट को मार सकता है। जुंजी से कहता है उसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा थी लेकिन उसके पास जितने टैलेंट्स है और जितने स्किल्स है वो बंदा यहाँ पर पहुंच भी आता तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खाना बन जाता। इसके अलावा वो क्या कर सकता था। मीडियन एम्परर से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुमने ये वाली बात क्यों की है। तुम्हारा जुंजी से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर उस गोल्डन स्प्रिंग को ढूंढ पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। मैंने यहाँ पर बहुत बार गोल्डन स्प्रिंग को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं गोल्डन स्प्रिंग को नहीं ढूंढ पाया। और एल्डर जियांग को जो गोल्डन स्प्रिंग किस लिए मिली, क्योंकि तुमने मार्शल एम्परर ओरा को रिलीज किया था। मैं मार्शल एम्परर ओरा से अट्रैक्टेड होता हुआ वहां पर पहुंचा था जिसकी वजह से गोल्डन स्प्रिंग उसे मिला। यानी कि ये कहा जा सकता है कि वो गोल्डन स्प्रिंग उसे खुद से नहीं मिला बल्कि तुमने उसे वो गोल्डन स्प्रिंग दिलाया है। माउंट मीटियन यहाँ पर लोगों के लिए ओपन की जा रही है तब से तुम यहाँ पर मार्शल एम्परर ओरा को रिलीज करते जा रहे हो ताकि सभी लोग यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स यहाँ पर आए तुम्हारी लेगेसी की पावर्स को लेने के लिए। लोग यहाँ पर आएंगे तुम्हारी लेगेसी की पावर को लेने के लिए, लेकिन असल में ये होगा कि तुम उन सभी की मार्शल एम्परर ओरा को ऑब्जर्व कर लोगे, तुम उन सभी की मार्शल स्पिरिट को ऑब्जर्व कर लोगे। तो मीटियन एम्परर से कहता है मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा लालची हैं जो कि यहाँ पर मेरी लेगेसी की पावर लेने के लिए मेरे पैलेस के अंदर घुस आते हैं। वे लोगों को क्या लगता है कि वो यहाँ पर से आकर मेरा खजाना ले सकते हैं जो मैंने अपनी सालों की जिंदगी में इकट्ठा किया है। उन सभी लोगों को पास एक छोटा सा सबक सिखाया है उन सभी लोगों की जान लेकर। तो मायाजुंजी से कहता है बस भी करो, तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बना सकते। मुझे पता है कि तुम एक स्पाइडर की तरह यहाँ पर इंतजार कर रहे हो कब तुम्हारा शिकार तुम्हारे करीब पहुंचे और तुम झपट्टा मारकर उसको खा जाओ। पर मीटियन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो इस बच्चे को बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकता। मायाजुंजी से कहता है मुझे ये बात भी पता है कि तुम यहाँ पर किसी ऐसे का इंतजार कर रहे हो जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हो। बंदा यहाँ पर अपीयर होगा, उसके बाद तुम अपने स्किल को यूज करते हुए उसकी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करोगे। पास जो स्किल्स हैं सोल को ऑब्जर्व करने की, तुम इन्हीं को यूज करोगे और उसकी बॉडी के अंदर खुद घुस जाओगे। उसके बाद तुम्हारे पास एक नई बॉडी आ जाएगी। तुम माउंट मीटियन को छोड़कर दुनिया के ऊपर दोबारा से जा पाओगे। तुम्हारी जुंजी से कहता है तो क्या मैंने यहाँ पर ठीक कहा है, तुम इस माउंट मीटियन के सोल ऑनर हो और तुम्हारा ही नाम एम्परर मीटियन है। एम्परर मीटियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मार्शल सोल को रिलीज करते हुए उसे कहता है बाकी मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज के बाद से तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है। जुंजी भी यहाँ पर उसके अटैक को फेस करने के लिए रेडी होता है, जबकि एम्परर मीटियन वहाँ पर अपना मुंह खोलता है। इसी के साथ ही अपने मुंह के अंदर से कुछ तरंगे रिलीज करता है। ये भी उसका एक स्पेशल अटैक होता है। वो अपने मुंह के अंदर से जो तरंगे निकालता है उसकी मदद से वो उसकी सोल को पोजेस करने की कोशिश करता है। जबकि हमारा जुंजी से कहता है तुम तो वाकई में एक डीमन हो। पास से अपनी सोल सेप्टर को बाहर निकालता है और सोल सेप्टर की मदद से सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो मीटियन एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हमारे जुंजी के हाथ में जो सोल सेप्टर होती है, मीटियन हमारे जुंजी के हाथ में उस सोल सेप्टर को देकर कहता है ये तो एक सुप्रीम एम्परर वेपन है, तुम्हारे हाथ में ये कहां से आया। तो मुझे तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है। अगर तुम एक सुप्रीम एम्परर वेपन को यूज कर सकते हो तुम्हारी बॉडी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ पर अपनी स्पाइडर फॉर्म लेता है और कहता है तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है। जब वो अपनी कंप्लीट स्पाइडर फॉर्म में आ जाता है तो उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि एक मार्शल एम्परर की विल की पावर क्या होती है। वहीं पर खड़े खड़े अपनी मार्शल एम्परर विल की पावर को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी के स्पिरिचुअल सी के अंदर घुसने लगा है, जबकि हमारे जुंजी भी उसे आसानी के साथ अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर घुसने देता है। उसकी जो स्पिरिचुअल विल होती है वो उसके माथे के अंदर चली जाती है। एम्परर मीटियन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो कहता है इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर मुझे घुसने कैसे दिया। साथ ही वो कहता है हो सकता है कि मैं एक सोल बॉडी हूँ और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल, इसी वजह से मैं इतनी आसानी के साथ उसकी बॉडी के अंदर घुस गया। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे जाकर देखना चाहिए कि इस लड़के की स्पिरिचुअल सी के अंदर और क्या क्या पड़ा हुआ है। तो हमारे जुंजी के स्पिरिचुअल सी के अंदर जाने के बाद कहता है इसकी सोल इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा डीप पड़ी हुई है, तो मुझे यहाँ पर इसकी पूरी सोल को नाइलेट करना होगा। वो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर फायर रिलीज कर रहा होता है। इसी के साथ ही वो काफी हैरान होता है कि जब
यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सारे के सारे फायर बुझ जाती है। फायर के बुझने के बाद वो एक पैलेस होता है, उसके सामने एक पैलेस होता है और उस पैलेस में वो सामने की तरफ देखता है। सामने कुर्सी होती है और कुर्सी के ऊपर माजुंजी बैठा होता है। एम्परर मीडियन कहता है ये कौन सी जगह है, ये कौन सा पैलेस है। तो माजुंजी से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपने स्पिरिचुअल सी में वेलकम कहता हूँ। माजुंजी अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और उसका स्पिरिट सोल भी उसके पास ही बैठा होता है। माजुंजी एम्परर मीडियन से कहता है एम्परर मीडियन क्या तुम्हें लगा था कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही दुनिया में ऐसी हो जो कि सोल अटैक्स को यूज कर सकते हो। मीडियन और भी ज्यादा घबरा जाता है। तो माजुंजी अपने सोल से कहता है सोल जाओ, तुम्हारा खाना तुम्हारे पास है। माजुंजी का छोटा स्पिरिचुअल बीस्ट वो भी अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ एम्परर मीडियन की तरफ घूर कर देखता है और साथ ही जंप करते हुए उसको खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 237 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग एम्परर मीडियन को मार डालेंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 238 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एम्परर मीडियन हमारे जुंजी के सोल सी के अंदर चला जाता है, जहां पर हमारे जुंजी उसको वेलकम करता है क्योंकि हमारा जुंजी वो भी सोल पावर को यूज कर सकता है और उसका स्पिरिट बीस्ट उसके पास होता है। वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से कहता है जाओ जाकर इसके सोल को खा जाओ क्योंकि ये तुम्हारा खाना है। स्पिरिचुअल बीस्ट अपनी आंखें खोलता है और जल्दी से जंप करते हुए उसके खाने के लिए आगे बढ़ता है। स्पिरिचुअल बीस्ट जब उसके ऊपर अटैक करता है तो एम्परर मीडियन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बीस्ट इतनी ज्यादा पावरफुल सोल अटैक को कैसे यूज कर सकता है। इस तरह का एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर मेनलैंड के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लगता है कि ये डीमन राम से यहाँ पर आया है। स्पिरिट बीस्ट वहाँ पर फिर से अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह से काफी सारी सोल एनर्जी को रिलीज करता है। मीडियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे यहाँ पर माई किंग कह रहा होता है, वो उसे रॉयल्टी आने पर रॉयल्टी कह रहा होता है और उसे कहता है प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मत खाना। लेकिन हमारा स्पिरिट बीस्ट उसकी बात नहीं सुनता। वो अपना मुंह खोलता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को छुपा जाता है, उसकी सोल को भी अब्सॉर्ब कर जाता है। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है यहाँ पर मीडियन एम्परर ने इसको क्या कहा, ये इसको अपनी रॉयल्टी कह रहा था, इसका मतलब क्या है। वाकई में डीमन लैंड से आया हुआ एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो कि सेक्रेड बीस्ट भी हो सकता है। सोल जल्दी से जंप करते वापस माजुंजी के पास आ जाता है। माजुंजी कहता है क्या वाकई में एक डीमन है, वो डीमन हो या ना हो लेकिन वो माजुंजी का बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है, इस वजह से माजुंजी के पास फिर से सोना शुरू कर देता है। तो माजुंजी के पास सो जाता है। माजुंजी कहता है छोड़ो इस बात को, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे पहले सीक्रेट राम के अंदर से सारे खजाने को लेना होगा, जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। ना एक दिन तो मुझे इसके बारे में पता चल ही जाएगा कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट कहाँ से आया और इसका ओरिजिन क्या है। तो उसके बाद माजुंजी आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है जबकि मार्शल एम्परर मीडियन मर चुका है तो उसकी विल की पावर और साथ में इस माउंटेन मीडियन के ऊपर जितना कुछ खजाना है वो सारे का सारा ऑनरलेस हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वो अब मेरा है। अगर मैं उस सारे खजाने को हासिल कर लेता हूँ तो वो सारे का सारा मेरा हो जाएगा। कद तुम्हारे जुंजी को वहाँ पर पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वहाँ पर एक रास्ता ओपन होता है जो कि अंडरग्राउंड में जा रहा था। जुंजी को सामने सीढ़ियां आती है। वो कहता है लगता है कि यहाँ पर इस अंडरग्राउंड में कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री जरूर होगी। वो सीढ़ियां उतरते हुए वहाँ पर नीचे चला जाता है। वो अंडरग्राउंड में पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज के कंकाल पड़े होते हैं। वहाँ पर कोई एक दो कंकाल नहीं होता बल्कि पूरे का पूरा गड़ा वहाँ पर कंकाल से भरा पड़ा होता है। वहाँ पर खोपड़ियां पड़ी होती है। तो हमारा जुंजी ये देखकर काफी हैरान होता है। उसी वक्त उसके सामने एक बड़ा सा आई बॉल अपीयर होता है। आई बॉल के साथ ही वहाँ पर सोल क्रिएट होती है और सोल के साथ एक स्पाइडर की शेप बनती है और एक स्पाइडर जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा है। स्पाइडर के 3 सार होते हैं। हमारा जुंजी कहता है ये तो एक 3 सार वाला डेडली डीमन स्पाइडर है। उसकी बॉडी के अंदर जो ओरा निकल रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे लगता है कि ये डीमन एम्परर राम तक पहुंच चुका है। तो वो स्पाइडर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जुंजी कहता है मैंने अपनी माइटा साइकोसिस ह्यूमन बुक के अंदर इस रैकेट के बारे में पढ़ा था कि इस तरह का एक स्पाइडर जो इसके 3 सार हो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो किसी भी मार्शल एम्परर राम के एक्सपर्ट को भी बड़ी आसानी से मार सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि रेमिनेंट है, कि मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ। तो माजुंजी अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और अपनी फायर के साथ अपनी रूस्ट ऑफ सोल को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है और अपनी फायर के साथ उसको वहीं पर जला देता है। तो जो डीमन स्पाइडर होता है वो उसके सामने वहाँ पर पूरे का पूरा जल जाता है, सिर्फ आंख ही बाकी बचती है। तो माजुंजी कहता है चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे तुम कितने पावरफुल डीमन क्यों ना हो, अगर तुम एक सोल में टर्न हो सकते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरी ग्रास्प पे बात कर नहीं जा सकते क्योंकि मैं भी यहाँ पर सोल अटैक को यूज कर सकता हूँ। कब हमारे जुंजी के सामने पड़ी होती है। हमारे जुंजी कहता है तो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है यानी कि मैं इसे वेपन के तौर पर यूज कर सकता हूँ। अब जहाँ से आगे मुझे सिर्फ और सिर्फ नाइना इस पैलेस में जाना है जहाँ पर सैली जी से फाइट होगी और उसको मैं इसी की मदद से हराने वाला हूँ। माजुंजी कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट को भी हल कर लिया है तो अब यहाँ पर बाकी के सभी मैच को भी हल करते हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे यंग मास्टर सू और स्कारलेट सू को दिखाते हैं। उन दोनों के इर्द गिर्द काफी सारे एल्डर्स होते हैं जहाँ के एल्डर्स उन दोनों को वहाँ पर घेर लेते हैं। लेकिन साथ ही माजुंजी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो लोग लॉर्ड को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर लॉर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वेंजियन पवेलियन से तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, कहीं वो मिस चू तुम ही तो नहीं हो। जुंजी से कहता हाँ वो मैं ही हूँ। तुम्हारा वो एल्डर जियांग वो तो मर चुका है क्योंकि मेरी उसके साथ फाइट हुई थी और मैंने उसको मार दिया। वो हेल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम सभी लोगों को भी वहाँ पर भेजने वाला हूँ। सभी एल्डर उसके सामने झुक जाते हैं और माफी की भीख मांग रहे होते हैं। वो उसे कहता है प्लीज हम सभी को माफ कर दो, हमें मत मारना। जुंजी सभी लोगों से कहता है नहीं तुम सभी को माफी नहीं मिलेगी। वो साथ ही अपने पास से अपनी आई ऑफ दी स्पाइडर को बाहर निकालता है और स्पाइडर आई की मदद से उनके ऊपर एनर्जी को रिलीज करता है। उसके आई के अंदर से डेडली एनर्जी निकलती है तो वो सभी के सभी एल्डर एनर्जी के साथ हिट होते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। तो यही से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया
दिखाया जाता है। माउंटेन मीटियान के बाहर का सीन ये दिखाया जाता है कि माया जुंजी की आर्मी यहाँ पर पहुंच आई है, 7 स्टार वैली में पहुंच आई है और एक बंदा वहाँ पर सभी लोगों को गाइड कर रहा था। उनसे कहता है पिछले कई हजार सालों से हम सभी लोग यहाँ पर नाइन आइज पैलेस वालों के गुलाम रह चुके हैं। हम सभी के ऊपर एक लेबल लगा दिया गया कि हम लोग गुलाम हैं और कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। नाइन आइज पैलेस वाले जब भी यहाँ पर आते हैं हमारे पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। वक्त आ चुका है हम लोग यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ फाइट करें और अपनी आजादी को हासिल करें। हम लोग इंसान है, कोई गुलाम नहीं। हम लोग यहाँ पर मिस्टर फू का साथ देंगे क्योंकि मिस्टर फू ने वेंजियन पवेलियन के लोगों के साथ मिलकर नाइन आइज पैलेस वालों को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया है। सभी लोग उनका साथ देने वाले हैं। बाकी ये सभी लोग भी कहते हैं हाँ हम सभी लोग भी मिस्टर फू का साथ देंगे ताकि हम लोग अपने नव पर लगे हुए स्लेव के दब्बे को उतार सके। सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि लगता है कि बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, हम लोग नाइन आइज पैलेस की गुलामी से निकल जाएंगे। जुंजी और इसका यंग मास्टर सू वो दोनों भी यहीं पर होते हैं। तो यंग मास्टर सू कहता है सिटी के अंदर जितने लोग हैं और आसपास के 36 सिटीज के सभी लोग 7 स्टार वैली की सपोर्ट में और मेरे गॉडफादर की मदद कर रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर 9 स्टार वैली में जाने वाले हैं। जुंजी से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो तुम लोगों को आजादी कैसे मिलेगी, तुम लोग नई चीजें कैसे हासिल कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पर सही बताऊं तो तुम सभी लोगों को अगर यहाँ पर आजादी मिलने वाली है तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। अगर तुम अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझसे मदद मांगने के लिए नहीं आते तो ये सब कुछ कभी नहीं हो पाता। जंग मास्टर सू माया जुंजी से कहता है जबकि हमारे 7 स्टार वैली के इंटरनल मसले तो हल हो चुके हैं तो फिर मुझे बताओ कि हम लोग कब जाकर नाइन आइज पैलेस वालों के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो उनको कब जाकर हराएंगे। तो हमारा जुंजी वहाँ पर अपनी एबी को याद करता और कहता है मुझे ये सब कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा। जुंजी से कहता है मैं नहीं चाहता कि हमें यहाँ पर और ज्यादा देर करनी चाहिए, हम लोग आज अभी इसी वक्त जाएंगे और उनके ऊपर जाकर अटैक करेंगे। नेक्स्ट सीन हमें नाइन आइज पैलेस का दिखाया जाता है। सैली शी अपनी कुर्सी के ऊपर बैठी होती है तो एक लड़की भागती हुई उसके पास आती है और उसे आकर बताती है मैडम मैडम बहुत ही बुरा है, बुरी खबर है। तो वो उसे कहती है अंदर आ जाओ। ये लड़की कौन होती है? ये बाइली होती है। बाइली वो लड़की है जो कि पहली बार हमारी एबी को हमारे जुंजी के पास से छीन कर ले गई थी। वो अंदर आती है और उसे कहती है मास्टर जब आप यहाँ पर सेक्लूडेड कल्टीवेशन में बैठी हुई थी उस वक्त एंशिएंट स्टार सेक्टर, गोल्डन गेट और हीवनली डान पैलेस वो सभी के सभी बर्बाद हो चुके हैं और उन सभी को वेंजियन सेक्टर वालों ने बर्बाद किया और वेंजियन सेक्टर खुद भी बर्बाद हो चुका है। कुछ दिन पहले जहाँ पर 7 स्टार वैली के लोग वेंजियन पवेलियन के साथ मिल चुके हैं। वेंजियन पवेलियन के साथ मिलकर उन्होंने नाइन आइज पैलेस के आसपास के जितने भी साथी थे उन सभी को वाइप आउट कर दिया और अब वो हमारे दरवाजे के बाहर आकर मौजूद है, नाइन आइज पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। सैली जी इसकी बात सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा आ जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पर पैलेस के बाहर आने की, उन्हें क्या लगता है कि हमारे नाइन आइज पैलेस को बर्बाद कर सकते हैं। तो भाई लीनो से कहती है लेकिन मास्टर वो लोग तो इस वक्त हमारी माउंटेन के बाहर खड़े हैं, बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर पैलेस में एंटर हो जाएंगे। उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है अभी बेवकूफों को क्या लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, चलो ठीक है इन सभी लोगों को भी पता चले कि हमारा नाइन आइज पैलेस पिछले 1000 सालों से यहाँ पर क्यों बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन है। उन्हें क्या लगता है कि वो रे फॉर्मेशन को पार करके अंदर आ पाएंगे। नेक्स्ट सीन में माउंटेन के फुट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जुंजी अपनी आर्मी के साथ मौजूद होता है। 7 स्टार वैली के लोग भी उसके साथ होते हैं, वो लोग भी अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। जुंजी लोगों को बताता है कि ये एक फ्रीजिंग अरे फॉर्मेशन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अरे फॉर्मेशन है। सिर्फ और सिर्फ जिन और जैंगराम के मास्टर्स इसको पार कर सकते हैं, बाकी के सभी लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे लोग जो कि जिन और जैंगराम के एक्सपर्ट्स नहीं है वो लोग जहाँ से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वो लोग उसी वक्त बर्फ में जम जाएंगे और मर जाएंगे। मोवैंग उसे कहते हैं तो फिर बताओ कि हम लोग अंदर कैसे जा पाएंगे, ये तो एक बहुत ही पावरफुल डिफेंसिव अरे फॉर्मेशन लगती है। पास जो एडवांटेज था वो हमारी मिलिट्री थी, हमारी मिलिट्री के सोल्जर जिन और जैंगराम से कम लेवल के हैं, ये लोग तो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो फिर हम लोग कैसे इन लोगों को हराने वाले हैं। जुंजी कहता है हमें यहाँ पर अपने सोल्जर्स को अंदर लेकर जाना है, तो उसको अंदर ले जाने के लिए हमें पहले रे फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। मैं अंदर जाऊंगा, जाकर इस रे फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। सभी लोग उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में ऐसा कर पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ सकते हो जो कि पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर बनी हुई है, लोगों को अंदर आने से रोक रही है। जुंजी उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग बस यहीं पर अपने कैंप लगाओ, मेरा इंतजार करना, मैं अंदर जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिनो जैंगराम में पहुंच चुका हूँ, तो मैं अंदर जाऊंगा और जाकर अंदर वाली साइड से रे फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें इशारा करूँ तुम सभी लोग अंदर आ जाना। तो सभी सोल्जर उसे कहते हैं ठीक है मास्टर, हम सभी लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे, जब आप हमें इशारा करेंगे हम सभी लोग अंदर आ जाएंगे। यंग मास्टर सू से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम अंदर जाकर रे फॉर्मेशन को तोड़ पाओ। जुंजी ल्यूजियांग के बारे में सोचकर कहता है मैं पिछले कई अरसे से इस बारे में सोच रहा था, मैंने पिछले कई लंबे अरसे तक इस दिन का इंतजार किया है। मैं यहाँ पर नाइन आइज पैलेस के अंदर घुसूंगा और उसके बाद तुम्हें आजाद करवाऊंगा और सैली जी को मार डालूंगा जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 238 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग एपिसोड 239 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया जुंजी नाइन आइज पैलेस के ऊपर दवा बोलने के लिए आ चुका है ताकि अपनी ल्यूजियांग को बचा सके। यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में ल्यूजियांग का सीन दिखाते हैं। ल्यूजियांग के पिंजरे के अंदर कैद होती है, वहाँ पर अपने जुंजी को याद कर रही होती है। वो उसकी बॉडी वहाँ पर आइस क्रिस्टल में चेंज हो रही होती है, उसकी बॉडी आइस में कवर होती जा रही है। उसने यहाँ पर उस मार्शल टेक्निक को सीख लिया है जो मार्शल टेक्निक उसको सीखने के लिए कही गई थी। साथ ही उसने अपने सारे फ्रीजिंग पॉइंट्स को भी अनलॉक कर लिया है, वजह से उसकी बॉडी वहाँ पर फ्रीज होती जा रही है। वो कहती है पहले कि मैं किलिंग वेपन बन जाऊं। मेरी मास्टर सैली ने कहा था कि
कि जैसे मैं इस टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर कर लूंगी तो उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट किलिंग वेपन बन जाऊंगी, कि मेरे पास मेरी सारी यादें और सारे इमोशंस चले जाएंगे और मैं जुनजी मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें कम्प्लीटली भूल जाऊं, जुनजी प्लीज यहाँ पर आ जाओ और मुझे बचा लो। सैली जी और बाइली को दिखाते हैं। सैली जी कहती है क्या हमारे सोल्जर्स रेडी हैं? वो उसे कहती है हाँ मास्टर, हमारे सारे के सारे सोल्जर्स रेडी हैं, वो सभी लोग आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जहाँ पर कब ऑर्डर दिए सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़े। सैली जी उसे कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, उस लड़के लाउड को मैं पहले भी हरा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी इसको हराना ज्यादा मुश्किल होगा। इस बार मैं उन सभी लोगों से निमटने वाली हूँ जो सभी लोग आखिर जाकर मेरे रास्ते की रुकावट बनने वाले हैं। वक्त उन्हें महसूस होता है कि रे फॉर्मेशन के अंदर कोई घुस आया है। उसे कहती है मास्टर रे फॉर्मेशन के अंदर कोई घुस आया है, लगता है कि इस रे फॉर्मेशन के अंदर लाउड आया है। उसे कहती है सिर्फ लाउड ही हो सकता है, वो जो भी है वो यहाँ पर मरने वाला है। उसे कहती है मास्टर आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है कि फ्रीजिंग रे फॉर्मेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है कि वो यहाँ पर डिफेंस के लिए यूज होती है, लेकिन उन्हें इस बारे में नहीं पता होगा। इस फ्रीजिंग रे फॉर्मेशन के अंदर हम सभी आइडल्स अगर जाएंगे तो हमारी कल्टीवेशन पहले से डबल हो जाएगी, हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, जाकर उस लाउड को खुद हराऊंगी। आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं खुद जाकर पर्सनली जाकर उसको हराना चाहूंगी। तो नेक्स्ट सीन में जुंजी का दिखाया जाता है। हमारे जुंजी इस रे फॉर्मेशन के अंदर एंटर हुआ है, वहाँ पर उस रे फॉर्मेशन की आंख को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जुंजी कहता है ये रे फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, मैं यहाँ पर कब से इसकी आंख और इसके हार्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना तो मुझे यहाँ पर इसकी आंख दिखाई दी है, ना ही मुझे यहाँ पर इसका हार्ट दिखाई दे रहा है। ये रे फॉर्मेशन पता नहीं कैसे बनी हुई है। इसी के साथ ही जुंजी को वहाँ पर हंसने की आवाज आती है। बाइली लिन वहाँ पर पहुंच जाती है और हंसते हुए से कहती है लाउड तुम तो वाकई में यहाँ पर हमारी रे फॉर्मेशन के अंदर एंटर हुआ है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर वाकई में एडमायर करती हूँ, तुम्हारी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम शेर की गुफा में चले आए। जुंजी से कहता है ये तो तुम हो, तुम पहली बार ल्यूसियान को मेरे पास से छीन कर ले गई थी, सब कुछ 3 साल पहले हुआ था, 3 साल पहले से आज तक तुम मुझे अच्छी तरह से याद हो, तुम भी मेरी लिस्ट में शामिल हो, तुम्हें भी मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ। तो बाइली उसकी बात सुनने के बाद कहती है 3 साल पहले ल्यूसियान को मैं जिस लड़के से लेकर आई थी उसका नाम तो क्लाउड था, क्लाउड चू। इसका मतलब यह है कि तुम वो क्लाउड चू हो, वो कमजोर लड़के जिसको मैंने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट कुछ ज्यादा ही है। देखते हैं आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें कहाँ पर पहुंचाता है। तुम्हारे जुंजी से कहता है आज तुम्हें यहाँ पर यही तो दिखाने के लिए आया हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है मेरी ल्यूसियान को जल्दी से मेरे हवाले करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी को कंप्लीट छोड़ दूंगा, उसे टुकड़ों में नहीं काटूंगा। उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और बाइली लिन के बाल काट देता है, जिसकी वजह से बाइली लिन भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का पहले से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अरसा में ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब ये यहाँ पर मुझसे भी फाइट कर सकता है, जो कि जीनो जैंगराम की एक एक्सपर्ट हूँ। इतना है कि ये लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बाइली लिन जल्दी से पीछे की तरफ हटती है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है लड़के ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वार्म अप था, तुम्हें यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि तुमने मेरे बाल काट दिए। तुम्हें यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है, जो कि हैवी डोर होती है। हैवी डोर इतना ज्यादा हैवी होता है कि उसके नीचे वो हमारे जुंजी को दबाना चाहती है। वो हैवी डोर खुलता है तो उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, जिसके साथ हमारे जुंजी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमारे जुंजी ग्राउंड के ऊपर नीचे की तरफ गिरता है। जुंजी कहता है इसकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ कैसे गई है। बाइली लिन से कहती है अब तुम यहाँ पर आसानी से मर सकते हो। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करती है, अपने गेट को उसके ऊपर गिराती है, तो हमारा जुंजी अपनी डार्क स्वॉर्ड को निकालता है और ग्रेविटी को यूज करता है। तो जब हमारा जुंजी ग्रेविटी को यूज करता है तो वो उसके डोर की पावर को कम कर देता है, जिसकी वजह से उसका डोर नीचे की तरफ नहीं गिरता। जुंजी कहता है बाइली की स्ट्रेंथ जब ये यहाँ पर आई थी इसकी स्ट्रेंथ तो जीनो जैंगराम के 4th लेवल पर थी, लेकिन अब ये निर्वाणा राम के 2nd लेवल तक पहुंच चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से इसकी कल्टीवेशन डबल कैसे हो गई? क्या मैंने यहाँ पर किसी चीज को ओवरलुक कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रही कि कल्टीवेशन को ये बढ़ा कैसे रही है। बाइली लिन हमारे जुंजी से कहती है इससे पहले कि तुम मेरे हैवी डोर के नीचे आकर क्रश हो जाओ और तुम्हारा कीमा बन जाए, मैं यहाँ पर तुम्हें एक आखिरी विश पूरी करना चाहती हूँ, तुम्हारी एक आखिरी विश पूरी करूंगी। इसके साथ ही वहाँ पर एक केज को अपीयर करती है और इस केज के अंदर हमारी ल्यूजियांग होती है। हमारा जुंजी ल्यूजियांग को देखता है तो ल्यूजियांग उसकी तरफ देखती है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ल्यूजियांग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है जुंजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो बाइली लिन कहती है अभी चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर अपने जुंजी को आखिरी बार देख लो, क्योंकि ये यहाँ पर मरने वाला है। ये बंदा जो तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है, जो तुम्हारी आंखों के सामने ही मरेगा। उसके बाद तुम यहाँ पर हमारे उस मास्टर के दिए हुए स्किल को कम्प्लीटली मास्टर कर लोगे और उसके बाद तुम हमारा खिलौना बन जाओगी, तुम हमारा किलिंग वेपन बनोगी। अभी चिल्लाकर कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे जुंजी को नहीं मार सकती। तो जबकि हमारा जुंजी दूसरी तरफ से हंसना शुरू कर देता है और कहता है बाइली लिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें अपने आप को चेरिश करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मोमेंट है और तुम यहाँ पर मरने वाली हो। बाइली लिन उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? जुंजी अपने बाजू के ऊपर अपने विंटाइन आर्म गार्ड को निकालता है। विंटाइन आर्म गार्ड के साथ उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता और कहता है जहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल मूव दिखाने वाला हूँ। वो यहाँ पर इनवर्स स्वॉर्ड मूव को यूज करता है, जिसके साथ वो उसके हैवी डोर को तोड़ देता है। हैवी डोर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हैवी डोर के टूटने की वजह से बाइली लिन जख्मी होकर ग्राउंड के
पर गिरती है और काफी बुरी हालत में होती है। वो उसे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने जहाँ पर मुझे हरा कैसे दिया, तुम यहाँ पर मुझे इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे कर सकते हो, जबकि फ्रीजिंग अरे फॉर्मेशन अभी तक एक्टिव है, उसके साथ मेरी पावर्स बढ़ रही हैं। जुंजी अपनी सोल एनर्जी के साथ एक पंजा बनाता है और उसके गर्दन से पकड़ लेता है और उसे कहता है मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस पंजे के साथ उसे ऊपर उठाता है और उसे कहता है 3 साल गुजर चुके और 3 साल के बाद भी तुम अभी भी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट हो कि तुमने ये देखा ही नहीं कि मेरी कल्टीवेशन कम है लेकिन मेरी पावर कल्टीवेशन से ज्यादा है। अगर तुमने ये देखा होता तो तुम मुझसे फाइट ही नहीं करती। बाइली लिन उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो मैं तुम्हें इस बात का वादा करती हूँ कि हमारी सेक्टर चीफ यानी सैली जी वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें मार डालेगी और ना ही वो एबी को यहाँ से जाने देगी। जुंजी वहीं पर अपनी मुट्ठी को बंद करता है। जब वो मुट्ठी को बंद करता है तो दूसरी तरफ सोल एनर्जी से बना हुआ जो पंजा होता है वो भी बंद होता है, जिसकी वजह से सैली जी की गर्दन मुड़ जाती है और बेचारी वहीं पर मर जाती है। सैली जी के मरने के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। जुंजी पीछे हटकर जाकर उस धमाके वाली जगह को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ये कैल्डर के मरने की वजह से यहाँ पर रे फॉर्मेशन के अंदर डिफॉल्ट आ गया है। जुंजी कहता मुझे समझ आया कि मुझे यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन की आइज और इस रे फॉर्मेशन का हार्ट क्यों नहीं मिल रहा था, कि यहाँ पर इसने लोगों को रे फॉर्मेशन की आइज बनाया हुआ है। पर हमारी ल्यू जियांग जुंजी की मदद करती है। वो उससे बताती है तुम्हें शायद नहीं पता होगा लेकिन ये फ्रीजिंग अरे फॉर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल फ्रीजिंग अरे फॉर्मेशन है, ये एक बहुत ही टेरिबल फॉर्मेशन भी है क्योंकि ये जहाँ पर जिंदा इंसानों के साथ बनाई गई है। हमारे पास टोटल 12 एल्डर्स है, 12 एल्डर्स इस अरे फॉर्मेशन की आइज है और इसका हार्ट जो है वो सैली जी खुद है। जब तक तुम 12 आइज यानी 12 एल्डर्स और साथ में सैली जी को नहीं मारते तब तक ये रे फॉर्मेशन नहीं टूटेगी और तुम लोग अंदर नहीं आ पाओगे। जुंजी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो इसने कहा कि सैली जी इस रे फॉर्मेशन की हार्ट है, तो अब मुझे पता चला कि मैं उसको ढूंढ क्यों नहीं पाया, कि मैं हार्ट को यहाँ पर ढूंढ क्यों नहीं पा रहा था। अगर मैं यहाँ पर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो मुझे यहाँ पर सैली जी को मारना पड़ेगा। सैली जी मार गई यानी कि हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया और रे फॉर्मेशन खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ल्यू जियांग जुंजी से कहती है मेरी मास्टर सैली जी पहले मार्शल एम्परर राम तक पहुंच चुकी है, तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि तुम एम्परर राम के एक्सपर्ट से तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। और अब जबकि तुमने यहाँ के कैल्डर बाइली लिन को मार दिया है तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें यहाँ से जाने देगी, वो तुम्हें मार डालेगी और ना ही मुझे यहाँ से जाने देगी। प्लीज यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, अभी तुम्हारे पास टाइम है। जुंजी आगे बढ़ता है, जाकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह के खतरे से निमट सकता हूँ, वो इतनी पावरफुल नहीं है कि मुझे हरा सके। यहाँ पर इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, मैं आज यहाँ पर से तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला। मैं जुंजी से कहता है तुम्हें बस यहाँ पर मेरे लिए इंतजार करना होगा, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है जुंजी मेरी बात क्यों नहीं सुनता, अगर जी यहाँ पर सैली जी से फाइट करेगा तो ये हार जाएगा, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मैं यहाँ पर आखिरी बार इसको देख पाई हूँ, बात चाहे मैं यहाँ पर एक किलिंग वेपन ही क्यों ना बन जाऊँ। जुंजी वहाँ से रे फॉर्मेशन से बाहर चला जाता है, वो अपने कैंप में वापस जाता है और लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर पहली फाइट को जीत पाया हूँ, मैंने एक एल्डर को मार दिया है। उसे कहते हैं फ्रीजिंग रे फॉर्मेशन एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस रे फॉर्मेशन है, कि हमें पहले इसको स्टडी करना चाहिए, स्टडी करने के बाद इसको आसानी से तोड़ पाएंगे। कमांडर भी उसे कहता है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी वरना हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। जुंजी से कहता है मैं यहाँ पर और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह हम सभी लोग तैयार होकर माउंटेन के ऊपर जाएं, सभी लोग वहाँ पर जाएंगे, जितने भी जिन और जैंग राम के एक्सपर्ट्स हैं वो अंदर जाकर एल्डर्स को मारेंगे ताकि रे फॉर्मेशन के अंदर दरारें आ सके और हमारे लोग अंदर आ सके। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 239 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड हमारी लास्ट एपिसोड होगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 240 के साथ हाजिर हूँ और ये हमारी लास्ट एपिसोड है। कल से हम लोग अपनी नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको नई सीरीज पसंद आएगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी वापस आकर अपने लोगों को बताता है कि कल उसने एक एल्डर से फाइट कर उस एल्डर को मार दिया, रे फॉर्मेशन को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। उन सभी लोगों से कहता है कल हम सभी लोगों को माउंटेन के ऊपर जाना है, वहाँ पर जाकर हम लोग उन सभी एल्डर्स को मारेंगे, जो भी हमारे पास जिन और जैंग राम के एक्सपर्ट है वो सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। मास्टर सू कहता है हम सभी लोगों को आपस में बहस करने की जरूरत नहीं। अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर जुंजी के मशवरे के मुताबिक यहाँ है तो आगे भी हम लोग जुंजी की बात ही मानेंगे, हम सभी लोग कल वहां पर जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन ये सभी लोग अपनी आर्मी को लेकर माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जुंजी कहता है तो जहाँ पर हमारी फाइनल बैटल होने वाली है, ये फाइनल बैटल नाइन आइज पैलेस के साथ होने वाली है, तो क्या तुम सभी लोग रेडी हो। हमारी सैली जी को भी दिखाते हैं। सैली जी ऊपर खड़ी होती है अपनी एल्डर्स के साथ और कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सभी कमीने लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं, इन सभी को क्या लगता है कि ये वाकई मेरे नाइन आइज पैलेस को हरा सकते हैं। कई हजार सालों से कोई भी मेरे नाइन आइज पैलेस को चैलेंज नहीं कर सका और इन्हें क्या लगता है हमें चैलेंज कर पाएंगे। अभी को यहाँ पर आने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी और वो बहुत ही भारी कीमत होने वाली है, इन सभी को मरना पड़ेगा। वो अपनी एल्डर से कहती है जाओ जाकर इन सभी के ऊपर अटैक करो। वक्त वो लोग ऊपर खड़े होकर अपने आइस क्रिस्टल्स के साथ उनके ऊपर अटैक करती हैं। तो अपने कमांडर जो होता है वो अपने लोगों से कहता है जल्दी से अपने शील्ड्स को ऊपर करो। वो सभी लोग अपनी अपनी शील्ड को ऊपर की तरफ करते हैं और वो सारे अटैक्स उनकी शील्ड के साथ टकराते हैं। ऊपर से बहुत ही पावरफुल अटैक्स हो रहे होते हैं, तीरों की बजाय उनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स फेंके जा रहे होते हैं। वो लोग अपनी शील्ड के साथ उन सभी आइस क्रिस्टल्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। हमारा जुंजी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हवा में जाता है और ऊपर में हवा में जाने के बाद उसे वहां पर वो
सारी एल्डर्स दिखाई देती हैं। वो सारी एल्डर्स होती हैं जो कि रे फॉर्मेशन की आईज हैं। मार्शुंजी कहता है यहाँ पर पूरी 18 एल्डर्स हैं और उन सभी 18 एल्डर्स को मारना होगा, क्योंकि अभी ने मुझे बताया था कि ये सभी लोग इस रे फॉर्मेशन की आईज हैं। एक एल्डर जो होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आए हो। नाइन आइज पैलेस को कोई भी नहीं हरा सकता और हमारे जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो वो हमारे जुंजी से कहती है क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने बाइली लिन को मारा है? तुमने उसको मारा है तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार को यूज करते हुए फॉल ऑफ माउंटेन मूव को यूज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा जुंजी बाकी के सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग आगे बढ़ो और बाकी के सभी लोगों के ऊपर अटैक करो, जबकि मैं यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को संभाल लूंगा। सभी लोग जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते ताकि उनके ऊपर अटैक कर सके। वो लोग कहते हैं चलो आर्मी जल्दी से आगे बढ़ो और ब्रेक थ्रू करते हुए आगे तरफ बढ़ते जाओ। दूसरी एल्डर अपनी एल्डर से कहती है तुम सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इनके ऊपर अटैक करो, इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सभी को रोको। तो हमारा जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है अपनी यूनिवर्स वर्ड को यूज करते हुए। तो लड़की जल्दी से हमारे जुंजी की तरफ घूम कर देखती है। हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम्हारा दुश्मन यहाँ पर मैं हूँ, यानी तुम्हें मुझसे फायर करना होगी, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जल्दी से अपने पास से अपने सोल स्लेव्स को बाहर निकाल लेता है। सभी सोल स्लेव्स वहाँ पर हमारे जुंजी के साथ होते हैं। वो सभी एल्डर उसे देखती बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास तो बहुत सारे पावरफुल लोगों की सोल्स हैं। जुंजी से कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, जरा ये भी देखो। जुंजी फैन वुजी और उसके साथ साथ मास्टर गू उन दोनों की सोल्स को भी निकालता है जो कि निर्वाणा राम के एक्सपर्ट्स हैं। इन्हें देखकर तो वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं ये तो फैन वुजी और साथ में मास्टर गू हैं, ये दोनों ही निर्वाणा राम के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी इस बंदे ने इन दोनों को कंट्रोल कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान है या कोई डीमन है? जुंजी उन लड़कियों से कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक इंसान हूँ या फिर डीमन हूँ, मेरा मकसद यहाँ पर तुम सभी लोगों को मारकर अपनी एबी को वापस लेकर जाने का है और मैं मकसद यहाँ पर पूरा करूंगा। जुंजी अपने गुलामों से कहता है जाओ जाकर इनके ऊपर अटैक करो और वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर टोटल 18 एल्डर्स होती हैं, उनमें से एक एल्डर हमारे जुंजी के पास होती है, तो वो सभी उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फैन वुजी उस लड़की के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर गू और मास्टर बाकी सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। में से काफी सारी एल्डर्स को वो मार भी देते हैं। तो ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होती है, जबकि जो उनकी चीफ एल्डर होती है वो जल्दी से हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, तुम नहीं बचोगे, तुमने मेरी बहुत सारी साथियों की जान ली है। तुम्हारा जुंजी अपने पास से अपनी ब्लैक स्वर्ड को निकालता और कहता है मेरे पास तुम्हारी जैसी बच्ची के साथ खेलने का टाइम नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पर क्विकली खत्म करने वाला हूँ। और अपनी ब्लैक स्वर्ड को लेकर एक ही स्ट्राइक में उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और सिर्फ एक ही अटैक में वो उस छोटी लड़की यानी उस एल्डर को भी मार देता है। तो उस लड़की के मरने के बाद हमारा जुंजी कहता है फ्रीजिंग रे फॉर्मेशन में पहले काफी ज्यादा क्रम्बल्स आ चुके हैं, यानी कि ये बहुत ही जल्दी टूटने वाली है। तो यहाँ पर सारी की सारी आइज को तोड़ना होगा और उसके बाद हमारे लोग अंदर आ सके हैं। तुम्हारा जुंजी अपने पास से अपनी स्पाइडर आई को निकालता और कहता है आज मेरे रास्ते में जो भी आएगा, जो भी ल्यूजिया को बचाने के रास्ते में आएगा उसे मैं मार डालूंगा। रे फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे क्रैक्स पड़े होते हैं। तो कमांडर कहता है हमारे लीडर ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया, यानी कि बहुत सारी आइज को क्लियर कर दिया, हमें यहाँ पर बाकी की आइज को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि हम लोग रे फॉर्मेशन को तोड़ सके। हम लोग बहुत ही जल्दी रे फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते जाओ। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर आसमान के ऊपर एक बड़ा सा आइस का बॉन्डर दिखाई देता है। सैली जी वहाँ पर पहुंच जाती है। सैली जी कहती है तुम सभी लोगों को क्या लगता है लोगों ने यहाँ पर मेरे कुछ एल्डर्स को मार दिया, तो तुम लोग यहाँ पर मुझे भी हरा सकते हो, तुम नाइन आइस पैलेस को कभी नहीं हरा पाओगे। सैली जी उन लोगों से कहती है क्या तुम्हें पता है कि ये पूरी की पूरी वेस्टलैंड इसके ऊपर डोमिनेट किसने किया हुआ है? ये सैली जी, यानी कि मैंने इसके ऊपर डोमिनेशन रखी है और पिछले कई हजार साल से मैं इसकी रूलर रही हूँ। आज भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताकतवर का राज ही होगा। सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे चैलेंज कर सकते हो? मेरे जैसे एक एम्परर राम के एक्सपर्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी के ऊपर अटैक कर देती है। उसकी पावर्स बहुत ज्यादा होती है और सभी एल्डर उसकी पावर्स के नीचे होते हैं। कौन से कहती है तुम लोगों की पावर्स में और मेरी पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करती है तो कमांडर चिल्लाकर कहता है सभी लोग बचो, और सभी लोग उसकी आइस के साथ वहाँ पर कवर हो जाते हैं, यानी कि वो वहीं पर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है वैसे कोई भी यहाँ पर आज बचकर नहीं जा सकता, तुम में से एक भी यहाँ पर बचकर नहीं जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोच के साथ तुम सभी की बॉडीज को यहाँ पर फ्रीज कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं एक सिंगल पंच के साथ पूरी की पूरी वॉइड को भी फ्रीज कर सकती हूँ। हमारे जुंजी के बहुत सारे सोल्जर, कमांडर और मास्टर लीन, वो सभी लोग वहाँ पर आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। वो उन लोगों से कहती है नॉर्दर्न वेस्टलैंड जो पूरी की पूरी मेरी है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। तुम्हारा जुंजी वहाँ पर आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इसके ऊपर तुम्हारा राज है? जी उसे कहती है कौन है वहाँ पर, जल्दी से मेरे सामने आओ। जुंजी उसके सामने आता है और उसे कहता है मैं वो हूँ जो जहाँ पर तुम्हारी जान लेने वाला। हमारे जुंजी के हाथ में उसकी डिमोनिक आई होती है। उसे देखकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे हाथ में जो पावर है वो तो डीमंस की पावर है। साथ ही वो उसे कहती है ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक इंसान एक डीमन साथ में डेविल, तुम तीनों एक साथ मिले हुए हो। वो जुंजी से कहती है क्लाउड मुझे ये बताओ कि तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, तुम्हारे पास डीमन और डेविल तो और अपने इंसान तीनों की पावर्स हैं। हमारे जुंजी से कहता है किसे पता कि मैं क्या चीज हूँ, और साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने आई बॉल को यूज करते हुए कहता है एक मॉन्स्टर हूँ जो तुम्हारे जैसे एक मार्शल एम्परर को बड़ी आसानी से हरा सकता है, और आज यहाँ पर मैं हराकर ये बात साबित भी करूंगा। अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए सैली जी के ऊपर अटैक करता है। सैली उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन पैटी ट्रिक्स के साथ मुझे हरा सकते हो? वो अपनी आइस के सामने एक शील्ड बनाती है, आइस शील्ड, लेकिन आइस शील्ड के अंदर धराने पड़ना शुरू हो जाती है और उस आइस शील्ड के धराने पड़ने के साथ ही पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराती है और जख्मी हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा एक छोटा
सा डीमन मुझे कैसे हरा सकता है, तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहाँ से आई। हमारा जुंजी उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि नॉर्दर्न वेस्टलैंड से दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, स्पिरिट मेनलैंड, ये ट्रू स्पिरिट मेनलैंड बहुत ज्यादा बड़ा है और तुमने अभी पूरी दुनिया देखी कहाँ है। मैं इस बारे में समझ नहीं आ सकती कि मेरे पास इतनी पावर्स कहाँ से आई है। शी भी जल्दी से अपने पास से अपनी स्टिक निकाल अपनी सैप्टर निकाल दी और उसे कहती है लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने रियल स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे ही वो अपनी सैप्टर निकालती है हमारा जुंजी उसे देखकर हैरान होता है और कहता है बाकी के 2 बचे हुए क्रिस्टल जिसके पास हैं, अगर ये दोनों क्रिस्टल मुझे मिल जाते हैं तो मेरा विंटाइन आर्म गार्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो शैली जी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हवा में चली जाती है। हवा में जाने के बाद वो एनर्जी को यूज करती है अपनी सैप्टर की मदद से, वहाँ पर बहुत सारी आइस की तलवारें बना लेती है और उसे कहती है अब तुम मरने वाले हो। सारी की सारी आइस की तलवारें ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है, लेकिन हमारा जुंजी गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है ये तो भी डिसाइड होना बाकी है कि कौन यहाँ पर मरने वाला है। जुंजी पीछे वाली साइड से उसके ऊपर एक जबरदस्त तलवार से अटैक करता है, जिससे शैली जी फिर से ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है और फिर से जख्मी हो जाती है। कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर हार कैसे सकती हूँ। इस बार वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए एक स्पेशल मूव को यूज करती है, एक बड़ी सी तलवार बनाती है जिसका नाम 9 कोल्ड एनलाइटमेंट डिवाइन कोल्ड स्वर्ड होता है। तलवार साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। हमारा जुंजी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, साल गुजर चुके हैं जब से मैं रीबॉर्न हुआ हूँ। रिबॉर्न होने के बाद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पर किसी मार्शल एम्पर को मारने वाला और वो मार्शल एम्पर तुम हो। जुंजी यहाँ पर अपने डिमोनिक स्पाइडर की आंख को यूज करता है और इसके साथ वो उसके स्पेशल मूव जिसका नाम डीमन स्पाइडर ब्लडी आई ग्रेट सन होता है। उस आंख के अंदर से बहुत ज्यादा गर्म एनर्जी निकलती है जिसकी मदद से वो उसकी बड़ी तलवार को वहाँ पर पिघला देता है। बड़ी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और साथ ही उसके जितने सोल्जर्स वहाँ पर आइस में कवर होते हैं वो सारे सोल्जर्स की बॉडी के ऊपर से आइस पिघल जाती है। शैली जी के चेहरे के ऊपर एक कट लगता है। शैली जी के चेहरे के ऊपर जैसी कट लगता है इसी के साथ ही वहाँ पर उसकी पूरी बॉडी स्पाइडर वेब के साथ गिर जाती है। उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द स्पाइडर वेब होता है। हमारा जुंजी कहता है तो अब यहाँ पर तो मरने वाली हो। के साथ ही वो स्पाइडर वेब उसकी पूरी की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। शैली जी के मरने के साथ ही हार्ट टूट चुका है और रेड फॉर्मेशन टूट जाती है। तो मास्टर लिन कहते हैं जिन्होंने तो वाकई में एक मार्शल एम्पर शैली जी को मार डाला। कमांडर कहता है ये औरत शैली जी ये पूरे नॉर्दर्न वेस्टलैंड की सबसे ज्यादा ताकतवर औरत थी, लेकिन जुंजी ने इसको भी मार दिया। जुंजी अपने विंटाइन आर्म गार्ड को सामने की तरफ करते हुए दोनों क्रिस्टल्स को अपनी तरफ बुलाता है तो उसके सैप्टर के अंदर से दोनों क्रिस्टल्स उड़ते हुए हमारे जुंजी की तरफ चले जाते हैं। मास्टर लिन कहते हैं ये क्या, ये दोनों क्रिस्टल्स क्या है। तो कमांडर से कहता है ये ओरिजिन क्रिस्टल्स हैं। पास पहले 5 ओरिजिन क्रिस्टल्स आ चुके हैं, ये आखिरी 2 के साथ इसका विंटाइन आर्म गार्ड कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमारे जुंजी का विंटाइन आर्म गार्ड कंप्लीट हो जाता है तो ज़ावियो से कहती है क्या तुम्हें पता है कि ट्रू स्पिरिट मेनलैंड में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सिर्फ वही जहाँ पर फैसले ले सकता है, सिर्फ वही राज कर सकता है। जुंजी तुमने वाकई में मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है। तुम और मैं हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, हम दोनों अपनी फोर्सेस को मिला लेते हैं। तुम यहाँ पर ट्रूली वेनरेबल हो जाओगे कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम ऐसा करोगे तो उसके बाद तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाओगे और तुम यहाँ पर स्पिरिट स्वर्ड सॉवरेन कहलाओगे, यानी कि तुम इस दुनिया के स्वर्ड किंग बन जाओगे और कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। हमारे जुंजी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हम लोगों ने इस बैटल को जीत लिया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। हमारा जुंजी कहता है तो फाइनली मैं इस बैटल को जीत चुका हूँ। इस मोमेंट का बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार किया था, तो फाइनली हम लोग इस बैटल को जीत गए। फिर हमारा जुंजी वहां से नीचे उतरता है, अपनी ल्यूजियांग के पास जाता है। ल्यूजियांग उसे देखते ही बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और साथ ही रोना शुरू कर देती है। तो हमारा जुंजी उसके पास आता है और उसे कहता है ल्यूजियांग मैंने तुम्हें बचा लिया और फाइनली मैं जहाँ पर पहुंच आया। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, ल्यूजियांग को गले से लगा लेता है और फिर वो दोनों जहाँ पर किस करते हैं और यहीं पर हमारी कहानी का एंड हो जाता है। कल से मैं नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, देखना मत भूलिएगा। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।